नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है और आपके दिल और दिमाग पर अपनी छाप छोड़ जाती है। यहां हर किरदार के पीछे छुपा है एक राज, हर घटना में छुपा है एक मोड़ और हर कहानी आपको ले जाती है उस अनजान सफ़र पर जहां रोमांच, रहस्य और जज्बात एक दूसरे से टकराते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगे रहस्यमयी कहानियां, दिल दहला देने वाले किस्से और ऐसे पल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। और हाँ दोस्तों, हमारा चैनल भी है जहां आपको कहानियों से जुड़ी अपडेट और एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर जाकर ज्वाइन करें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। अध्याय 181। बूढ़ा आदमी बहुत अमीर था, लेकिन क्या वह और भी अमीर बनना चाहता है? कुछ औपचारिक बातों के बाद युवराज यादव ने अचानक अर्थपूर्ण स्वर में पूछा, क्या ये कहने की ज़रूरत भी है? अर्जुन कपूर ने पलटकर जवाब दिया, बेशक अर्जुन कपूर और भी अमीर और ज़्यादा प्रभावशाली बनना चाहता था। अगर उसके पास सैकड़ों अरब या यहाँ तक कि खरबों की संपत्ति होती तो चौधरी परिवार और रेड्डी परिवार को मिटाने के लिए उसे बस एक इशारा करना होता। फिर वह इतनी मेहनत क्यों करता? मिस्टर कपूर, मेरे पास पैसा कमाने का एक तरीका है, क्या आप इसे सुनने में रुचि रखते हैं? युवराज यादव ने फिर से पूछा। यही उसका अर्जुन कपूर से मिलने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था, पैसा कमाने का तरीका। इस बार अर्जुन कपूर ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे नहीं पता था कि युवराज यादव क्या करने वाला था या उसका असली उद्देश्य क्या था। क्या इस दुनिया में मुफ्त का खाना होता है? यह असंभव लगता था। अगर वाकई में कोई अमीर बनने का तरीका होता तो युवराज यादव खुद इसका आनंद क्यों नहीं लेता? आमतौर पर ऐसे लोग अपनी कमाई दूसरों से साझा नहीं करते। अगर वह इसे खुद नहीं रखता तो भी वह अपने परिवार और दोस्तों को अमीर बना सकता था। अर्जुन कपूर और युवराज यादव पहले कभी नहीं मिले थे, बस उसके बेटे की वजह से थोड़ा परिचय था। इसके अलावा यह उनकी पहली मुलाकात थी और युवराज यादव ने यह बात इतनी जल्दी कही, इसलिए अर्जुन कपूर को अभी अपनी रुचि दिखाने या असहमति जताने की जरूरत नहीं थी। सबसे अच्छा यही था कि वह चुप रहे और दूसरी पार्टी को असमंजस में रखे। जब अर्जुन कपूर ने देर तक कुछ नहीं कहा तो युवराज यादव थोड़ा अधीर हो गया और खुद ही समझाने लगा, मिस्टर कपूर, मैं दक्षिण पश्चिम में एक बड़े व्यापारी को जानता हूं जो बहुत शक्तिशाली है। हाल ही में वह कोलकाता प्रांत आया है और यहाँ एक कंपनी स्थापित करना चाहता है, लेकिन वह आखिरकार बाहरी आदमी है और उसे इस जगह के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए वह एक मजबूत और प्रभावशाली व्यक्ति की तलाश कर रहा है जो संपर्कों वाला हो और उसके साथ मिलकर इस नई कंपनी की स्थापना कर सके। जैसा कि कहा जाता है, एक बाहरी ताकत स्थानीय दबंगन को नहीं हरा सकती। इसलिए यह बाहरी व्यापारी जानता था कि अगर वह सीधे बाजार में उतरता है तो कोलकाता प्रांत में प्रतिस्पर्धा करके मुनाफा कमाना आसान नहीं होगा। यही वजह थी कि उसने एक ऐसे स्थानीय व्यक्ति को खोजने का विचार किया जिसके पास इस क्षेत्र में संपर्क और शक्ति हो। इस तरह दोनों पक्षों के लिए व्यापार करना आसान हो जाएगा। मैं मिस्टर यादव का मतलब समझ गया। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। लेकिन मिस्टर यादव खुद इस बड़े व्यापारी के साथ सहयोग क्यों नहीं कर रहे और मेरी मदद क्यों मांग रहे हैं? अर्जुन कपूर ने तुरंत पूछा। ये सुनकर युवराज यादव थोड़ा असहज महसूस करने लगा। वास्तव में वह खुद ही इस सौदे में शामिल होना चाहता था। इसके लिए उसने उस व्यापारी से कई बार संपर्क भी किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस खबर के बारे में सिर्फ युवराज यादव को ही नहीं बल्कि कोलकाता प्रांत के कई अन्य बड़े व्यापारियों को भी जानकारी थी। उनमें से एक सुनील सक्सेना युवराज यादव से भी अधिक ताकतवर था और उसने भी उस व्यापारी से साझेदारी का प्रस्ताव रखा था। युवराज यादव जानता था कि वह सुनील सक्सेना से अकेले मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसे एक साथी की जरूरत थी। काफ़ी सोच विचार के बाद उसे अपने बेटे से पता चला कि अर्जुन कपूर बेहद शक्तिशाली है, इसलिए उसने अर्जुन कपूर से सहयोग करने का फैसला किया। युवराज यादव ने अपनी योजना और सुनील सक्सेना के बारे में संक्षेप में अर्जुन कपूर को बताया। अगर यह कंपनी सफलतापूर्वक स्थापित हो जाती है और अच्छी तरह से चलती है तो से कम सालाना 20 अरब की आमदनी होगी। ये सबसे सुरक्षित अनुमान है, असल में इससे कहीं अधिक हो सकता है। इतनी बड़ी कमाई देखकर क्या मिस्टर कपूर को लालच नहीं आएगा? युवराज यादव ने अर्जुन कपूर को मुनाफे का लालच देकर आकर्षित करने की कोशिश की। लाभ वास्तव में काफ़ी बड़ा था, लेकिन अर्जुन कपूर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आसानी से लाभ के झांसे में आ जाए। जितना बड़ा लाभ उतना ही बड़ा जोखिम, इसलिए उसे और ज़्यादा सतर्क रहना होगा। यह नई कंपनी किस उद्योग में काम करेगी? अर्जुन कपूर ने पूछा। नवीन ऊर्जा उद्योग में, युवराज यादव ने जवाब दिया। इसके बाद अर्जुन कपूर ने कुछ और सवाल पूछे और युवराज यादव के जवाब संतोषजनक थे।
सिस्टम मिशन सक्रिय, डिंग अस्थायी मिशन जारी। युवराज यादव के साथ पुणे जाकर दक्षिण पश्चिम के व्यापारी से मिलो और इस योजना की व्यवहार्यता की पुष्टि करो। मिशन इनाम, शीर्ष स्तर का वाद्य यंत्र कौशल, पियानो, वायलिन, गुंजन गुच्छिन सहित 10 वाद्य यंत्रों में महारत। मिशन इनाम 139 अनुभव अंक। यह मिशन देखकर अर्जुन कपूर का जोश बढ़ गया। अच्छा संयोग है, मेरे पास आज समय है, चलिए चलते हैं। मिस्टर कपूर के पास आज समय है, ये बहुत अच्छा है। मैं अभी हाई स्पीड ट्रेन का टिकट बुक करता हूँ। ट्रेन की जरूरत नहीं, हम प्राइवेट जेट से जाएंगे। ये सुनकर युवराज यादव दंग रह गया। जब वे मुंबई हवाई अड्डे पहुंचे और अर्जुन कपूर के प्राइवेट जेट को देखा तो युवराज यादव स्तब्ध रह गया। अध्याय 182। विमान इतना बड़ा था कि यह बड़ा नहीं था। युवराज यादव स्तब्ध होकर विमान को देख रहे थे। अर्जुन कपूर का निजी जेट अब तक देखे गए किसी भी निजी जेट से 2 गुना बड़ा था। कुछ देर तक युवराज यादव ने जिज्ञासापूर्वक विमान को देखा और फिर पूछा, मिस्टर कपूर, आपका प्राइवेट जेट कौन सा मॉडल है? ये गल्फ स्ट्रीम का G650R मॉडल है। अर्जुन कपूर ने सहजता से जवाब दिया, क्या ये वही विश्व प्रसिद्ध गल्फ स्ट्रीम G650R प्राइवेट जेट है? युवराज यादव चौंक गए। उन्होंने गल्फ स्ट्रीम G650R के बारे में सुना था। कहा जाता था कि यह जेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों द्वारा पसंद किया जाता है, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन कपूर के पास भी ऐसा एक विमान होगा। मिस्टर कपूर वाकई अद्भुत हैं, युवराज यादव ने मन ही मन सोचा। अर्जुन कपूर के साथ सहयोग करना निश्चित रूप से सही निर्णय था। चलो बॉस यादव, कहकर अर्जुन कपूर सबसे पहले विमान में चढ़ गए। पहले से तैयार क्रू मेंबर्स ने उनका स्वागत किया और कोर्ट संभाल लिया। आने से पहले ही अर्जुन कपूर ने कैप्टन से संपर्क कर लिया था और पुणे के लिए उड़ान की तैयारी करवा दी थी। कुछ ही समय में विमान ने उड़ान भरी और सीधे पुणे की ओर बढ़ गया। साधारण अमीरी का जीवन। दोपहर में विमान में अर्जुन कपूर और युवराज यादव ने हल्का भोजन किया। ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर, अल्बा वाइट ट्रफल, पल्स डजन, केवियर, प्रीमियम फ्रेंच फोई ग्रास आदि। अर्जुन कपूर का निजी जेट हमेशा सबसे बेहतरीन खाद्य सामग्री से सुसज्जित रहता था ताकि किसी भी समय अचानक यात्रा करनी पड़े तो भोजन की कोई कमी ना हो। ये साधारण और सादगीपूर्ण अमीरों का जीवन था। ताज़ा और उच्च गुणवत्ता वाले व्यंजन खाते हुए युवराज यादव भी थोड़ा भावुक हो गए। मिस्टर कपूर सच में जानते हैं कि जिंदगी का मजा कैसे लेना है। सिस्टम का नया इनाम। दोपहर में अर्जुन कपूर ने अभी अभी अपना भोजन समाप्त किया था कि सिस्टम की आवाज़ आई। डिंग संबंध तोड़ने के 38वें दिन का इनाम, इंटरमीडिएट आय सीमा वृद्धि कार्ड। एक बार उपयोग करने पर आय सीमा 5.5 अरब तक बढ़ाई जा सकती है। ये कार्ड केवल स्वयं उपयोग किया जा सकता है, किसी अन्य को नहीं दिया जा सकता। दिलचस्प, अर्जुन कपूर ने मन में सोचा, यह इंटरमीडिएट आय सीमा वृद्धि कार्ड किसी भी व्यापार की आय सीमा 5.5 अरब बढ़ाने में सक्षम था। ये प्रभाव वास्तव में शक्तिशाली था। अब जब मिल ही गया है तो इसे तुरंत उपयोग कर लेता हूँ। अर्जुन कपूर ने सिस्टम के बैग में जाकर इस इनकम कार्ड को खोजा। डिंग, क्या आप इंटरमीडिएट आय सीमा वृद्धि कार्ड सक्रिय करना चाहते हैं? हाँ, नहीं, अपग्रेड। अर्जुन कपूर ने बिना झिझक अपग्रेड करने का फैसला किया। लेकिन इस बार उन्होंने युवराज यादव के साथ बनने वाली नई ऊर्जा कंपनी को नहीं बल्कि अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी को अपग्रेड किया। आखिर सॉफ्टवेयर कंपनी पूरी तरह मेरी है। यह नई ऊर्जा कंपनी अभी तक बनी भी नहीं और भविष्य में बनेगी भी तो 5.5 अरब 3 लोगों में बटेगा। तो फिर मैं क्यों अपनी मेहनत की चीज़ दूसरों को दूं? डिंग, इंटरमीडिएट इनकम कार्ड सफलतापूर्वक अपग्रेड हो गया। कुछ सेकंड बाद सिस्टम ने पुष्टि कर दी कि अपग्रेड पूरा हो चुका था। अब अर्जुन कपूर की सॉफ्टवेयर कंपनी की आय सीमा 5.5 अरब बढ़ चुकी थी। जल्द ही कंपनी का प्रचार पूरा होते ही यह बाजार में लॉन्च होने वाली थी। और एक बार लॉन्च हो जाने के बाद अर्जुन कपूर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। पैसा लगातार उसकी जेब में आता रहेगा। पुणे में आगमन समय तेजी से बीता और आखिरकार अर्जुन कपूर और युवराज यादव पुणे हवाई अड्डे पर उतरे। एयरपोर्ट के बाहर पहले से ही रोल्स रॉयस गोस्ट उनका इंतजार कर रही थी। कार में बैठने के बाद दोनों सीधे बड़े व्यापारी जितेंद्र मेहता की हवेली की ओर रवाना हुए। रास्ते में युवराज यादव ने बताया कि जितेंद्र मेहता दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में ऊर्जा व्यापार से अमीर बने थे, लेकिन अब यह उद्योग कमजोर पड़ रहा था और नई ऊर्जा इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी। इसलिए उन्होंने कोलकाता प्रांत में एक नई ऊर्जा कंपनी स्थापित करने का निर्णय लिया। हवेली में प्रवेश और अपमान। हवेली पर पहुंचते ही नौकरानी ने उनका स्वागत किया और अंदर रिसेप्शन रूम में ले गई। लेकिन जैसे ही वे कमरे में पहुंचे एक व्यंग्यात्मक आवाज़ सुनाई दी, अरे ये तो हमारे बॉस युवराज यादव हैं। इतनी कृपा कैसे हुई जो आप खुद चलकर यहाँ आए? ये कहने वाला कोई और नहीं बल्कि सुनील सक्सेना था। वह पहले से ही वहाँ मौजूद था क्योंकि उसने भी जितेंद्र मेहता से मिलने के लिए समय लिया था। पहले जब भी सुनील सक्सेना उनका अपमान करता युवराज यादव चुप रह जाते क्योंकि वह उससे कमज़ोर थे। लेकिन आज बात अलग थी। इस बार उनके पास अर्जुन कपूर जैसा मजबूत सहयोगी था। इसलिए वे बिना डरे बोले, खून बॉस सुनील, आप भी तो खुद आए हैं, फिर एक दूसरे का मजाक क्यों उड़ाएं? ये सुनकर सुनील सक्सेना चौंक गया।
लेकिन जल्द ही उसने अर्जुन कपूर की ओर देखा और उसकी हंसी उड़ाने लगा। युवराज यादव, तुम जितेंद्र मेहता के बिजनेस में पार्टनर बनने आए हो और अपने साथ इस छोटे बच्चे को लाए हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि जितेंद्र मेहता को ये बिल्कुल पसंद नहीं? मिस्टर सुनील, कृपया ध्यान से बोले, ये छोटा बच्चा नहीं बल्कि मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर अर्जुन कपूर हैं। क्या हाँ? मैं हंसी से मर जाऊंगा। सुनील सक्सेना जोर से हंसने लगा। अगर तुम्हें सच में कोई पार्टनर नहीं मिला तो मैं तुम्हें खोजने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक 20-22 साल के लड़के को पकड़ लाना था। ये तो और मज़ेदार हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जितेंद्र मेहता का पार्टनर बनने का मौका अब सिर्फ मेरे पास है। अध्याय 183। बूढ़ा आदमी इतना गुस्से में था कि वह बहुत खुश नहीं था। यहाँ कुछ टेढ़े मेढ़े खरबूजे और फटे पुराने खजूर भी हैं। क्या उन्होंने अभी अभिषेक ही नहीं बघारी? सुनील सक्सेना की ताने भरी बातें सुनकर अर्जुन कपूर धीरे धीरे बैठ गए और बिना किसी झिझक के जवाब दिया। तुमने क्या कहा? सुनील सक्सेना तुरंत भड़क गए और सीधे अर्जुन कपूर से सवाल किया। वह कौन था और ये लड़का कौन था जो उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहा था? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? अर्जुन कपूर ने आराम से सोफे पर टिकते हुए पलटकर पूछा। बंद। सुनील सक्सेना ने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारा, खड़े हुए और अभिमानपूर्वक बोले, लड़के तुम। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, अंदर से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। जितेंद्र मेहता का प्रवेश। पुणे में स्थित हवेली के मालिक दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के बड़े व्यापारी जितेंद्र मेहता कमरे में प्रवेश कर चुके थे। माफ़ करिए, मुझे अभी थोड़ा काम था जिस वजह से आपको इंतजार करवाना पड़ा। जैसे ही वे अंदर आए उन्होंने माफ़ी भरे लहजे में कहा, अरे नहीं नहीं जितेंद्र सर, के लिए इंतजार करना तो मेरा सौभाग्य है। जितेंद्र मेहता को देखते ही सुनील सक्सेना की सारी अकड़ हवा हो गई। उनका अभिमान भरा चेहरा मिनटों में मुस्कान में बदल गया। उनका चेहरा बदलने की स्पीड इतनी तेज थी कि यह एक्टिंग पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक केस स्टडी बन सकता था। ये देखकर अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। किसी को खुश करने की इतनी कोशिश करना व्यर्थ है। सवाल यह नहीं है कि वह इसमें सफल होगा या नहीं, बल्कि यह है कि अगर वह सफल भी हो जाए तो भी वे दोनों साझेदार होंगे और बराबर होंगे। अगर कोई व्यक्ति खुद ही अपनी स्थिति कम कर देता है तो भविष्य में कंपनी के नियंत्रण पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा। औपचारिक परिचय। बॉस जितेंद्र, मैं आपको अपना सहयोगी बॉस अर्जुन, मिस्टर अर्जुन कपूर से मिलवाना चाहता हूँ। युवराज यादव आगे बढ़े और अर्जुन कपूर का परिचय करवाया। ओ बॉस अर्जुन, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जितेंद्र मेहता ने गर्मजोशी से हाथ बढ़ाया। बॉस जितेंद्र नमस्कार। दोनों ने हाथ मिलाया। मुझे जाने की ज़रूरत है। तभी सुनील सक्सेना ने तुरंत बात बदलते हुए पूछा, बॉस जितेंद्र, आपने कहा था कि आपको कुछ कहना था, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। ओह, यह कोई बड़ी बात नहीं है। असल में मेरी कंपनी को दक्षिण पश्चिम में एक छोटा सा मुद्दा हुआ है और मुझे तुरंत वहां जाना होगा। दुर्भाग्यवश आज दक्षिण पश्चिम के लिए कोई फ्लाइट उपलब्ध नहीं है। मुझे कल तक इंतजार करना पड़ेगा। जितेंद्र मेहता ने निराशा के साथ कहा। सुनील सक्सेना का दांव। ओह, कंपनी में दिक्कत आई है। यह इंतजार नहीं कर सकता। बॉस जितेंद्र, मेरे पास एक प्राइवेट जेट है। मैं तुरंत व्यवस्था करता हूं और आप आज दोपहर ही दक्षिण पश्चिम जा सकते हैं। सुनील सक्सेना ने गर्व से कहा। वास्तव में उनके पास कोई प्राइवेट जेट नहीं था। हालांकि पैसा उनके पास कमी नहीं थी, लेकिन समस्या ये थी कि वह ज़्यादातर समय दक्षिण पश्चिम में ही रहते थे और बाहर कम ही जाते थे। अगर वह प्राइवेट जेट खरीदते तो शायद साल में एक बार भी इस्तेमाल नहीं करते और मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती। इसलिए ये खरीदना समझदारी नहीं थी। मिस्टर सुनील के पास प्राइवेट जेट है। जितेंद्र मेहता की आंखें चमक उठी। हाँ बॉस जितेंद्र, मेरा प्राइवेट जेट बॉम्बार्डियर चैलेंजर 350 मॉडल है जो 8 लोगों को समायोजित कर सकता है। इसमें एक बड़ा केबिन और आरामदायक लेदर सोफे भी हैं। सुनील सक्सेना ने गर्व से अपने विमान के बारे में बताया। युवराज यादव का डर। युवराज यादव तनाव में आ गए। अगर जितेंद्र मेहता ने सच में सुनील सक्सेना के विमान से दक्षिण पश्चिम की यात्रा की तो वह सुनील का एक छोटा सा आसान मान लेंगे, और जब साझेदारी का समय आएगा तो वह शायद सुनील की ओर झुक सकते हैं। ये हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है। नहीं, मुझे ये रोकना होगा, लेकिन ये करना मुश्किल नहीं है। आखिरकार हमारे पास भी प्राइवेट जेट है और वह है गल्फस्ट्रीम G650 जो सुनील के चैलेंजर 350 से कहीं बेहतर है। अर्जुन कपूर की सहमति। युवराज यादव ने अर्जुन कपूर की ओर देखा, जिसका मतलब साफ था। अर्जुन कपूर ने हल्का सिर हिलाया। केवल एक उड़ान का खर्च कुछ लाख होगा, लेकिन अगर इससे 20 अरब का व्यापार मिल सकता है तो यह एक बेहतरीन सौदा है। बॉस जितेंद्र, हमारे मिस्टर अर्जुन के पास भी एक प्राइवेट जेट है, गल्फस्ट्रीम G650 यार, जो तेज, सुरक्षित और अधिक शानदार है। युवराज यादव ने गर्व से कहा। ओह, मिस्टर अर्जुन के पास गल्फस्ट्रीम G650 यार है। जितेंद्र मेहता का उत्साह बढ़ गया। हाँ, मैंने कुछ समय पहले खरीदा था। अर्जुन कपूर ने सहजता से जवाब दिया। मैं कुछ दिन पुणे में रहूंगा, इसलिए आप इसे अस्थायी रूप से उपयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर अर्जुन। जितेंद्र मेहता ने कृतज्ञता व्यक्त की।
मुझे ये देखने का मौका मिलेगा कि विश्व प्रसिद्ध गल्फस्ट्रीम G650 का अनुभव कैसा है। अगर पसंद आया तो मैं भी एक खरीदने पर विचार करूंगा। सुनील सक्सेना का पलटवार। ये देखते ही सुनील सक्सेना का चेहरा उतर गया। स्थिति मेरे खिलाफ जा रही है, मुझे इसे बचाना होगा। बॉस जितेंद्र, अगर आप मेरे साथ साझेदारी करना चाहते हैं तो आपके साथी के पास मजबूत आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे पास ये क्षमता है, लेकिन युवराज यादव के लिए ये कहना मुश्किल है। हम क्यों नहीं कह सकता, अगर मेरे पास क्षमता नहीं है तो मेरे पास मिस्टर अर्जुन है और हम साझेदार हैं। आपके पास वित्तीय ताकत है। ये कैसे साबित कर सकते हैं? कैसे साबित कर सकता हूँ? सुनील सक्सेना मुस्कुराए जैसे वह इसी पल का इंतजार कर रहे थे। मुझे माफ़ करना, मैंने हाल ही में एक विशेष बैंक कार्ड प्राप्त किया है। उन्होंने धीरे से एक काले रंग का बैंक कार्ड टेबल पर रखा। जितेंद्र मेहता और युवराज यादव आश्चर्यचकित रह गए। युवराज यादव का चेहरा फौरन बदल गया। ये बुरा हो सकता है। अध्याय 184। बूढ़ा आदमी बहुत खुश था। मिस्टर सुनील वास्तव में वेस्टमिनिस्टर बैंक मास्टर कार्ड ब्लैक कार्ड के मालिक हैं। मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें। ये देखकर जितेंद्र मेहता भी दंग रह गए। सुनील सक्सेना का ब्लैक कार्ड कोई साधारण कार्ड नहीं था, बल्कि ये दुनिया के शीर्ष 10 ब्लैक कार्डों में से एक था। वेस्टमिनिस्टर बैंक मास्टर कार्ड ब्लैक कार्ड, क्या ख्याल है बॉस युवराज? मेरा यह वेस्टमिनिस्टर बैंक मास्टर कार्ड ब्लैक कार्ड मेरी वित्तीय स्थिति साबित करने के लिए पर्याप्त है ना? सुनील सक्सेना ने घमंड से कहा और युवराज यादव पर तीखी नज़र डाली। युवराज यादव कुछ देर के लिए चुप हो गए। आखिर मैंने ये सवाल पूछा ही क्यों? अब जब सुनील सक्सेना ने ये कार्ड दिखा दिया था तो युवराज यादव खुद को असहज महसूस कर रहे थे। सच तो ये था कि उनके पास भी एक ब्लैक कार्ड था, लेकिन वह काफ़ी साधारण ब्लैक कार्ड था और सुनील सक्सेना के कार्ड के सामने कुछ भी नहीं था। अगर वे इसे बाहर निकालते तो ये केवल शर्मिंदगी की बात होती। मुझे लगता है कि मैं मिस्टर जितेंद्र का पार्टनर बनने के लिए बॉस युवराज और इस मिस्टर अर्जुन से ज़्यादा उपयुक्त हूँ, सुनील सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके पास खड़े जितेंद्र मेहता ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और चुपचाप सोचने लगे। अर्जुन कपूर का जवाब। बॉस युवराज, मिस्टर अर्जुन, क्या आपको नहीं लगता कि मैं सही कह रहा हूँ? सुनील सक्सेना ने अर्जुन कपूर और युवराज यादव को चुनौती दी। युवराज यादव चुप थे, उनका चेहरा फीका पड़ चुका था। उन्हें कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। जब सुनील सक्सेना को लगने लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है, तभी अर्जुन कपूर बोले, अगर किसी के पास एक शक्तिशाली ब्लैक कार्ड है तो वह मिस्टर जितेंद्र का पार्टनर बनने के लिए योग्य होता है। तो शायद मैं तुमसे ज़्यादा योग्य हूँ। तुम मुझसे ज़्यादा योग्य? हाँ, सुनील सक्सेना ने व्यंग्यपूर्वक हंसते हुए कहा। लेकिन अगली ही पल अर्जुन कपूर ने अपनी जेब से ब्लैक कार्ड निकाला और टेबल पर रख दिया। सबका चौंक जाना। जितेंद्र मेहता, सुनील सक्सेना और युवराज यादव तुरंत उत्सुकता से कार्ड देखने के लिए झुक गए और जब उन्होंने देखा कि यह कौन सा ब्लैक कार्ड है वे सन रह गए। प्रथम रॉयल बैंक ऑफ भारत मास्टर कार्ड ब्लैक कार्ड है। भगवान, इसका मतलब है कि मिस्टर अर्जुन सबसे लोक लेकिन सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। जितेंद्र मेहता और युवराज यादव आश्चर्यचकित रह गए। प्रथम रॉयल बैंक ऑफ भारत मास्टर कार्ड ब्लैक कार्ड भी दुनिया के शीर्ष 10 ब्लैक कार्डों में से एक था। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह थी, यह ब्लैक कार्ड वेस्टमिनिस्टर बैंक मास्टर कार्ड ब्लैक कार्ड से एक स्थान ऊपर था। जहाँ सुनील सक्सेना का कार्ड 5वें स्थान पर था, वहीं अर्जुन कपूर का कार्ड 4थे स्थान पर था। सुनील सक्सेना की हार। ये कैसे हो सकता है? तुम इतनी कम उम्र में प्रथम रॉयल बैंक ऑफ भारत मास्टर कार्ड ब्लैक कार्ड के मालिक कैसे हो सकते हो? सुनील सक्सेना ने स्तब्ध होकर बड़बड़ाया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस ब्लैक कार्ड को केवल आमंत्रण के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ये लड़का सिर्फ 20 साल का है। यह असंभव है। पहले वह अर्जुन कपूर का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब सच्चाई ये थी कि वह खुद मजाक बन गए थे। एक बार फिर सुनील सक्सेना हार गए थे। उनका चेहरा क्रोध और अपमान से लाल हो गया था। जितेंद्र मेहता का झुकाव। मिस्टर अर्जुन वास्तव में युवा और प्रतिभाशाली हैं, जितेंद्र मेहता ने प्रशंसा करते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने अर्जुन कपूर का संपर्क नंबर मांग लिया। अब ये स्पष्ट था कि जितेंद्र मेहता अर्जुन कपूर से दोस्ती करना चाहते थे। सुनील सक्सेना की योजना। ये देखकर सुनील सक्सेना को खतरा महसूस हुआ। स्थिति मेरे खिलाफ जा रही है, मुझे कुछ करना होगा। उन्होंने तुरंत जितेंद्र मेहता से कहा, मिस्टर जितेंद्र, आपको दक्षिण पश्चिम जाने की जल्दी थी, है ना? अब समय हो गया है, आपको जल्द ही निकल जाना चाहिए ताकि देर ना हो। असल में वह बस जितेंद्र मेहता को अर्जुन कपूर से अलग करना चाहते थे ताकि वे ज़्यादा बातचीत ना करें। सही कहा, जितेंद्र मेहता ने सिर हिलाया। अर्जुन कपूर ने तुरंत अपने प्राइवेट जेट की व्यवस्था की। थोड़ी देर बाद जितेंद्र मेहता सामान लेकर बाहर आए। मिस्टर अर्जुन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल या परसों वापस आऊँगा और फिर हम अच्छी तरह बातचीत करेंगे। जितेंद्र मेहता ने फिर से धन्यवाद दिया। सुनील सक्सेना का ऐलान। जैसे ही जितेंद्र मेहता दूर गए, सुनील सक्सेना ने एक तीखी नज़र अर्जुन कपूर और युवराज यादव पर डाली और कहा, देखते हैं कौन जीतता है। इसके बाद वह अपनी कार में बैठकर चले गए। ये स्पष्ट था कि वह इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। इतने बड़े व्यापार में इतने बड़े फायदे दांव पर लगे हैं।
वह निश्चित रूप से हार नहीं मानेंगे। अर्जुन कपूर का नया निवास। अब केवल अर्जुन कपूर और युवराज यादव बचे थे। मिस्टर अर्जुन, क्या आपको पुणे में रहने के लिए कोई जगह चाहिए? मेरे पास यहाँ कई विला हैं। धन्यवाद बॉस युवराज, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे लोग पहले ही मेरे लिए इंतजाम कर चुके हैं। इसके बाद अर्जुन कपूर रोल रॉयस गोस्ट में बैठकर अपने नए अस्थायी निवास की ओर रवाना हो गए। नया घर और नया खर्च। अर्जुन कपूर ने एक बड़े फ्लैट की व्यवस्था करवाई थी, जिसकी कुल जगह 600-700 वर्ग मीटर थी। 20 मिनट में वह वहां पहुंच गए। प्राइवेट बटलर पहले से उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने पूरे घर का निरीक्षण किया और देखा कि यह बहुत शानदार था, खासकर लिविंग रूम की विशाल खिड़की से बाहर का दृश्य। तुम लोग नए बिस्तर, रजाई, बाथरूम, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और खाना पीना मंगवा दो। जी सर। सिस्टम का नया इनाम। कुछ देर बाद बटलर ने बिल सौंपा। मिस्टर अर्जुन, कुल खर्च 4,72,900 है। अर्जुन कपूर ने सोचा अब समय आ गया है 1000 गुना कैशबैक कार्ड का उपयोग करने का। डिंग, क्या आप 1000 गुना कैशबैक कार्ड सक्रिय करना चाहते हैं? बिल्कुल। कुछ सेकंड बाद अर्जुन कपूर के फोन की घंटी बजी। 1000 गुना कैशबैक आ गया। अध्याय 185। बैंक ने कहा कि पैसे कम पड़ गए। अर्जुन कपूर ने अपना मोबाइल निकाला और देखा कि यह बैंक का संदेश था। आपके कार्ड नंबर 5167 के अंतिम अंकों वाले खाते में 4,500,000,000 की धनराशि प्राप्त हुई है। नया बैलेंस 10,298,076,347.9, क्योंकि सिस्टम के 1000 गुना कैशबैक कार्ड की अधिकतम सीमा 4.5 अरब थी। इसलिए भले ही अर्जुन कपूर ने 4.7 मिलियन खर्च किए थे, लेकिन उन्हें केवल 4.5 अरब की ही वापसी मिली। बाकी रुपए लाख की कोई वापसी नहीं हुई। लेकिन अर्जुन कपूर के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। अब उसके खाते में पूरे 1 अरब रुपए की नकद राशि थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब अर्जुन कपूर के पास युवराज यादव और सुनील सक्सेना से भी अधिक नकद पूंजी थी। यहाँ तक कि शायद जितेंद्र मेहता के पास भी इतनी नकद पूंजी नहीं थी, क्योंकि अधिकांश अमीर लोगों की संपत्ति कंपनियों और उद्योगों में बंटी होती है। उनके पास बहुत अधिक नकद राशि नहीं होती। लेकिन 1 अरब रुपए की नकद पूंजी ये किसी भी व्यक्ति के लिए एक असाधारण उपलब्धि थी। वेजिंग सीईओ का फ़ोन कॉल। इसी बीच अर्जुन कपूर को विनय चौधरी का फ़ोन आया। युवा मालिक अर्जुन, मैं भी अभी पुणे में हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक बताइए। विनय चौधरी इस समय पुणे में सत्ता के हस्तांतरण को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए खुद मौजूद थे। हालांकि उन्हें ये चिंता थी कि पुणे के कुछ पुराने ताकतवर लोग आसानी से नियंत्रण नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब जब अर्जुन कपूर खुद पुणे में मौजूद थे तो वे पूरी तरह निश्चिंत हो सकते थे। अगर कोई समस्या हो तो तुरंत मुझे बताओ, अर्जुन कपूर ने समझाया। पुणे में पहली शाम के 6 बजे अर्जुन कपूर अपने फ्लैट में थे और सोच रहे थे कि बाहर निकलकर कुछ अच्छा खाना खाया जाए। यह उनका पुणे में पहला दिन था, तो उन्हें खुद जाकर शहर देखना चाहिए। सोचते हुए अर्जुन कपूर ने अपनी कार ली और पुणे के मुख्य बाजार क्षेत्र की ओर निकल पड़े। वह आराम से सड़कों पर टहल रहे थे, रेस्तरां और दुकानों को देखते हुए कि कहाँ खाना खाया जाए। पुराने दोस्त से मुलाकात। इसी बीच अचानक किसी ने उनके कंधे पर थपथपाया। अरे अर्जुन! अर्जुन कपूर ने चौंक कर सिर घुमाया और देखा कि एक हल्का मोटा लड़का चश्मा पहने उनके पीछे खड़ा था और आश्चर्य से उन्हें देख रहा था। हाँ, ललित। अर्जुन कपूर भी हैरान रह गए। ललित वर्मा उनका जूनियर कॉलेज का सहपाठी और करीबी दोस्त था, लेकिन अर्जुन कपूर को मुंबई विश्वविद्यालय में दाखिला मिला था, जबकि ललित वर्मा को पुणे पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय में, इसलिए उनके बीच ज़्यादा संपर्क नहीं था। अर्जुन, तुम तो मुंबई में हो, पुणे में कैसे? ललित वर्मा ने उत्सुकता से पूछा। ओह, यहाँ कुछ काम से आया हूँ, अर्जुन कपूर ने उत्तर दिया। अरे वाह, क्या संयोग है! आज रात एक पार्टी हो रही है और वहाँ मुंबई के कुछ पुराने दोस्त भी आ रहे हैं। तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, ललित वर्मा ने उत्साहित होकर कहा। सिस्टम का नया टास्क। असल में अर्जुन कपूर का मन नहीं था जाने का, लेकिन तभी सिस्टम की आवाज़ आई। डिंग, टास्क जारी। ललित वर्मा की पार्टी में शामिल हो और पुराने दोस्तों से मिलो। टास्क समय 3 घंटे के भीतर। टास्क के नाम शीर्ष गायन कौशल। टास्क के नाम 138 अनुभव अंक। अच्छा संयोग है, टास्क भी पूरा हो जाएगा और पुराने दोस्तों से मुलाकात भी हो जाएगी। ठीक है, मैं चलूंगा, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाते हुए कहा। शानदार। पार्टी रात 7:30 बजे है। मैं अभी ज़रा संदीप से बात करके तुम्हारे लिए एक सीट जुड़वा देता हूँ, ललित वर्मा ने कहा। संदीप? अर्जुन कपूर समझ गए कि यह संदीप ठाकुर था जो पार्टी का आयोजन कर रहा था। अर्जुन कपूर की अतिरिक्त जांच। जब तक ललित वर्मा पार्टी की तैयारी करने गए, अर्जुन कपूर ने श्यामनाथ शर्मा को कॉल किया। हालांकि जितेंद्र मेहता अभी चले गए थे, युवराज यादव अभी भी पुणे में थे। अर्जुन कपूर यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वह एक भरोसेमंद व्यक्ति थे या नहीं। श्यामनाथ शर्मा ने कहा कि युवराज यादव में कोई बड़ी समस्या नहीं थी। वह सिर्फ अपने बेटे को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार देता था और कभी कभी दिखावा करने में लग जाता था। जब तक वह कोई धोखेबाज नहीं है।
ये पर्याप्त है। पार्टी का आगाज अर्जुन कपूर ने रोल्स रॉयस गोस्ट स्टार्ट की और पार्टी स्थल की ओर बढ़ गए। पार्टी का स्थान एक हाई एंड रेस तरह था। उनकी भीड़ ज्यादा थी इसलिए पार्किंग ढूंढने में समय लगा। संदीप ठाकुर का अपमानजनक व्यवहार। जैसे ही अर्जुन कपूर ने अंदर प्रवेश किया, कई पुराने सहपाठी उन्हें देखकर खुश हुए, लेकिन तभी एक अजीब आवाज आई। अरे ये तो हमारे कपूर खानदान के खानदानी वारिस अर्जुन है ना? मैंने सुना था कि तुम्हारा परिवार अब तुम्हें पहचानता भी नहीं। फिर इतनी महंगी जगह पर कैसे आए? एक लंबा आदमी हाथ में शराब का गिलास लिए हुए व्यंग्यात्मक हंसी के साथ सामने आया। ये संदीप ठाकुर था। वह स्कूल के दिनों में भी अर्जुन से जलता था। संदीप ज्यादा तमाशा मत करो, ललित वर्मा ने चेतावनी दी। संदीप ठाकुर ने तिरस्कार से देखा और दूर चला गया। नया मजाक अर्जुन, अगर तुम चाहो तो आज रात मेरे घर पर रुक सकते हो। धन्यवाद, लेकिन मैं पहले ही व्यवस्था कर चुका हूँ। जैसे ही अर्जुन कपूर ने जवाब दिया, संदीप ठाकुर ने फिर तंज कसा। ओह, कपूर खानदान से अलग होने के बाद अब तुम्हारे पास 5 स्टार होटल में रुकने के पैसे भी नहीं होंगे, है ना? अध्याय 186। तुम गलत सोच रहे हो। मैं किसी होटल में नहीं ठहरा हूँ। मैं शंकर महल में रहता हूँ जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अर्जुन कपूर ने शांत भाव से उत्तर दिया। शंकर महल? हम जैसे ही यह नाम सुना वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। शंकर महल पुणे की सबसे महंगी संपत्ति। शंकर महल को पुणे का सबसे महंगा और शानदार स्थान माना जाता था। यहाँ हर अपार्टमेंट 400 वर्ग मीटर से अधिक का होता था और इसकी कीमत 1.0 करोड़ में होती थी। लेकिन अर्जुन कपूर अभी अभी पुणे आए थे और वह पहले ही शंकर महल में रह रहे थे। ये तो हद ही हो गई। संदीप ठाकुर भी स्तब्ध रह गए। पुणे का सबसे महंगा 5 स्टार होटल भी शंकर महल की लग्जरी से मेल नहीं खा सकता था, और अर्जुन कपूर वह वहां रह रहा था। चारों ओर से तारीफें। वाह, जबरदस्त! मैंने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन भाई शंकर महल में रहेंगे। गजब! लोग अर्जुन कपूर की तारीफ करने लगे। अब कई लोग उनका समर्थन करने लगे थे। संदीप ठाकुर का तंज, हम इसमें क्या बड़ी बात है? शायद ये सिर्फ एक किराए का फ्लैट होगा। आखिर किराए पर लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है ना? संदीप ठाकुर ने जलन भरे लहजे में कहा। बिल्कुल सही, संदीप भाई ने सही कहा। कुछ लोग संदीप ठाकुर की हाँ में हाँ मिलाने लगे। पिछले कुछ वर्षों में संदीप ठाकुर के पिता का व्यापार तेजी से बढ़ा था, जिससे वह अपने साथ कुछ समर्थक लेकर चल रहा था। ललित वर्मा कुछ बोलने वाले थे, लेकिन तभी वेटर भोजन परोसने लगा, जिससे सभी को बैठना पड़ा। भोजन और बातचीत। अर्जुन कपूर और ललित वर्मा एक दूसरे के पास बैठे और भोजन के साथ बातें करने लगे। अन्य लोग कारों की चर्चा कर रहे थे। वैसे मैंने सुना है कि संदीप भाई ने हाल ही में एक नई कार खरीदी है। कौन सी कार ली आपने? कोई स्पोर्ट्स कार? किसी ने संदीप ठाकुर से पूछा। अरे कुछ खास नहीं, बस एक फरारी 488। संदीप ठाकुर ने बड़े ही विनम्र अंदाज में कहा। क्या फरारी 488? कमाल है, फरारी 488 की कीमत कम से कम 4 करोड़ तो होगी। संदीप भाई, क्या हमें एक राइड मिलेगी? सुनते ही सब संदीप ठाकुर की तारीफ करने लगे। उनकी खुशामद सुनकर संदीप का चेहरा खुशी से चमक उठा। अरे भाई, ये तो बस एक मामूली लग्जरी कार है, संदीप ठाकुर ने बनावटी विनम्रता से कहा। संदीप ठाकुर का नया तंज। वैसे अर्जुन भाई, तुम पुणे में नए आए हो, शायद तुम्हारे मेरे पास यहाँ कार नहीं होगी। अगर चाहो तो मैं अपनी पुरानी पॉश 911 तुम्हें उधार दे सकता हूँ। संदीप ठाकुर ने झूठी उदारता दिखाते हुए कहा। अर्जुन कपूर का जवाब। नहीं, मेरे पास अपनी कार है। अर्जुन कपूर ने सीधा जवाब दिया। ओह, अर्जुन भाई के पास भी कार है? तो फिर इतनी शानदार जगह में रहने वाले अर्जुन भाई की कार भी जरूर शानदार होगी। कम से कम मेरी फरारी 488 से कम नहीं होगी। तो बताओ अर्जुन भाई, कौन सी कार चलाते हो? संदीप ठाकुर ने व्यंग्यपूर्वक पूछा। सबकी उत्सुकता। अब सभी लोग अर्जुन कपूर की कार के बारे में सुनने को उत्सुक हो गए। बस एक सामान्य कार है, अर्जुन कपूर ने लापरवाही से कहा, और फिर संदीप ठाकुर की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। संदीप ठाकुर का मजाक उड़ाना। सामान्य कार? हाँ, मतलब कोई मामूली कार होगी जिसे खरीदने में ज्यादा से ज्यादा 20-30 लाख लगे होंगे। अब संदीप ठाकुर को यकीन हो गया कि अर्जुन कपूर का शंकर महल वाला घर किराए का है। अचानक बड़ा खुलासा। तभी एक वेटर अंदर आया। माफ कीजिए, बाहर खड़ी रोल्स रॉयस गोस्ट गाड़ी नंबर में 12,345 के मालिक कौन है? अब एक जगह खाली हो गई है तो आप अपनी कार वहां पार्क कर सकते हैं। सबका झटका। अरे यहाँ रोल्स रॉयस गोस्ट का मालिक कौन होगा? हाँ, वह कोई बड़ा आदमी होगा। यहाँ कोई इतना अमीर नहीं हो सकता। लोग ये कह ही रहे थे कि अर्जुन कपूर ने हल्के से कहा, वो रोल्स रॉयस गोस्ट मेरी है। सन्नाटा छा गया। सभी लोग सदमे में पड़ गए। क्या रोल्स रॉयस गोस्ट तुम्हारी है? हे भगवान, रोल्स रॉयस गोस्ट की कीमत 7 करोड़ से कम नहीं होती। सबका रुख बदलना। अर्जुन भाई, आप तो कमाल है। रोल्स रॉयस को सामान्य कार कहते हो? ये तो पैसे फेंकने जैसी बात हुई। अब सभी लोग अर्जुन कपूर की तारीफ करने लगे। संदीप ठाकुर की हार। संदीप ठाकुर, जो अभी तक खुद को सबसे अमीर मान रहा था, अब उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी फरारी 488 अब कोई मायने नहीं रखती थी।
तो रोल्स गोस्ट ही सामान्य कार थी। अब किसी को संदीप ठाकुर की फरारी में दिलचस्पी नहीं थी। वह झेप गया और अपनी नज़रें झुका ली। अर्जुन कपूर ने अपनी चाबियां वेटर को दी और कहा, गाड़ी पार्क कर दो। ललित वर्मा की ईमानदारी। अर्जुन भाई, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अमीर हो जाओगे। तुम्हारे पास इतनी शानदार कार और घर है, मैं तो जलन से मर जाऊंगा। ललित वर्मा ने ईमानदारी से कहा, अरे इसमें कुछ खास नहीं है। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। सिस्टम इनाम। तभी सिस्टम की आवाज़ आई, डिंग। ललित वर्मा के साथ पार्टी में भाग लेने का मिशन पूरा। इनाम प्राप्त। शीर्ष गायन कौशल 13 और 30 अनुभव अंक प्राप्त हुए। अब अर्जुन कपूर की गायन क्षमता प्रोफेशनल गायक जैसी हो गई थी। सुनील सक्सेना की नई योजना। इसी बीच सुनील सक्सेना भी चुप नहीं बैठे थे। युवराज यादव, मेरी समस्या नहीं है, असली चुनौती अर्जुन कपूर है। मुझे कुछ करना होगा। कुछ देर सोचने के बाद सुनील सक्सेना अचानक खड़े हुए और बाहर चले गए। अब देखता हूं अर्जुन कपूर मुझसे कैसे मुकाबला करेगा। अध्याय 187। रात के खाने के बाद अर्जुन कपूर अपने विला लौटने वाले थे। तभी रास्ते में युवराज यादव का फोन आया। मिस्टर अर्जुन, क्या आपके पास समय है? अगर हो सके तो मेरे विला आ जाए। जितेंद्र मेहता के साथ हमारी साझेदारी को लेकर कुछ जरूरी चर्चा करनी है। आपका विला कहाँ है? अर्जुन कपूर ने पूछा। पता जानने के बाद उन्होंने देखा कि युवराज यादव का विला शंकर महल के पास ही था, इसलिए उन्होंने तुरंत हामी भर दी। अवांछित मेहमान। अर्जुन कपूर अभी युवराज यादव के विला पहुंचे ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकरानी ने दरवाजा खोला और एक अवांछित मेहमान अंदर आ गया। तो वाकई मिस्टर अर्जुन यहाँ है। यह कोई और नहीं बल्कि सुनील सक्सेना था। उसने अर्जुन कपूर का पता नहीं लगाया था, लेकिन उसे युवराज यादव का पता मालूम था। इसलिए वह बस अपनी किस्मत आजमाने आया था। और ये देखकर कि अर्जुन कपूर वास्तव में वहां थे, उसकी योजना काम कर गई। युवराज यादव का गुस्सा। सुनील सक्सेना, तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? युवराज यादव ने चिढ़कर पूछा। मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं मिस्टर अर्जुन से मिलने आया हूँ, सुनील सक्सेना ने कहा और बिना किसी अनुमति के वह अर्जुन कपूर के पास बैठ गया, जैसे कि वह कोई बाहरी व्यक्ति ही ना हो। सीधा प्रस्ताव। मिस्टर अर्जुन, मुझे नहीं पता कि आपने युवराज यादव के साथ साझेदारी क्यों की, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास युवराज से ज़्यादा फायदे हैं। अगर आप चाहें तो मेरे साथ साझेदारी कर सकते हैं। युवराज यादव की नाराजगी। सुनील सक्सेना, तुम मेरे ही सामने मेरे सहयोगी को छीनने की कोशिश कर रहे हो। युवराज यादव तुरंत गुस्से में आ गए। अर्जुन कपूर का सख्त जवाब। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, अर्जुन कपूर ने बिना कोई झिझक जवाब दिया। क्यों नहीं? सच कहा जाए तो सुनील सक्सेना वास्तव में युवराज यादव से ज़्यादा अमीर और प्रभावशाली था, लेकिन उसका चरित्र अच्छा नहीं था। अर्जुन कपूर ऐसे व्यक्ति के साथ साझेदारी क्यों करेंगे जिस पर भरोसा ही ना किया जा सके? दूसरी चाल। मिस्टर अर्जुन, आपको अच्छी तरह सोच लेना चाहिए, इतनी जल्दी इनकार मत कीजिए। जब पहली चाल नाकाम रही तो सुनील सक्सेना ने दूसरी चाल खेली। युवराज यादव के पास कुल संपत्ति 30 से 40 अरब के बीच होगी, लेकिन मेरे पास अकेले 60 अरब की नकद राशि है जो उससे दोगुनी है। कहते हुए सुनील सक्सेना ने कुछ बैंक कार्ड निकाल कर दिखाए। घमंड का प्रदर्शन। इतनी बड़ी नकद राशि को देखकर कहने की जरूरत नहीं कि मिस्टर जितेंद्र किसके साथ साझेदारी करना चाहेंगे, और यह सिर्फ मेरे निजी खाते की नकदी है। अगर मेरी कंपनियों की नकद पूंजी जोड़ दी जाए तो ये 70 से 80 अरब तक हो सकती है। यहाँ तक कि मिस्टर अर्जुन के पास भी इतनी नकद राशि नहीं होगी। अचानक फ़ोन पर नोटिफिकेशन। बीडिंग। अर्जुन कपूर के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया कि सुनील सक्सेना पास ही बैठा था। उसने गलती से उस पर नज़र डाल ली, लेकिन जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आपके बैंक खाते 5167 से ₹00 की स्वचालित कटौती की गई। नया बैलेंस 1,02,98,75,347.9। हैरानी का झटका। 11-10,000 लाख करोड़ अरब हज़ारों करोड़। ये क्या मजाक है? अर्जुन कपूर के खाते में 1 अरब रुपए की नकद राशि? यह असंभव है। अगर एक ही बैंक खाते में इतनी रकम है तो अन्य जगहों पर इससे भी ज़्यादा होगा। युवराज यादव भी चौंक गए। 10 अरब? मिस्टर अर्जुन के पास 10 अरब की नकदी है। ये सुनते ही युवराज यादव भी हक्का बक्का रह गए। अब क्या कहना है? अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में पूछा। अब सुनील सक्सेना पूरी तरह अपमानित महसूस कर रहा था। उसके 6 अरब की नकदी अर्जुन कपूर के 10 अरब के आगे कुछ भी नहीं थी। फ़ोन नोटिफिकेशन की असलियत। अर्जुन कपूर ने अपना फ़ोन देखा। ₹00 की स्वचालित कटौती। ये बस उनके मुंबई स्थित विला का बिजली बिल था। सुनील सक्सेना की आखिरी चाल। अब सुनील सक्सेना के पास एक ही विकल्प बचा था, गुंडों की मदद लेना। ये पुणे है, तुम्हारा मुंबई नहीं। यह मेरी जमीन है, सुनील सक्सेना ने जोर से कहा। युवराज यादव का विरोध। तुम हद पार कर रहे हो सुनील, ये तुम्हारी जमीन नहीं है। युवराज यादव गुस्से से बोले और उन्होंने अपने 3-4 अंगरक्षकों को बुला लिया। अचानक दरवाजा खुला। 3-4 लोग। हाँ, क्या इन्हीं से मुझसे भिड़ने की उम्मीद कर रहे हो? सुनील सक्सेना ने बड़े ही अभिमान से हंसी उड़ाई।
अंदर आओ धड़ाम। दरवाजा जोर से खुल गया और 20-30 गुंडे अंदर घुस आए। वे अर्जुन कपूर और युवराज यादव को चारों तरफ से घेर चुके थे। स्थिति बिगड़ गई। युवराज यादव के विला के अंदर ही 20-30 गुंडे थे और बाहर उससे भी ज्यादा लोग खड़े थे। अब तुम लोग क्या करोगे? सुनील सक्सेना ने घमंड से कहा। अचानक एक रहस्यमयी व्यक्ति अंदर आया। अब खेल शुरू होगा। सुनील सक्सेना की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। अध्याय 188। भरत खन्ना। जैसे ही यह व्यक्ति अंदर आया, युवराज यादव चौंक गए। भरत खन्ना पुणे का तीसरा सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड बॉस, जिसके पास हजारों लोग थे और जो काफी ताकतवर माना जाता था। बॉस युवराज, बहुत समय बाद मिल रहे हैं। भरत खन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। भरत खन्ना, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, फिर तुम मेरे घर में जबरन क्यों घुस रहे हो? युवराज यादव ने गुस्से में कहा। क्यों? इसका जवाब तुम मिस्टर सुनील से पूछ सकते हो। भरत खन्ना ने सुनील सक्सेना की ओर इशारा किया। युवराज, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारे 3-4 बॉडीगार्ड्स किसी काम के नहीं हैं। अब मान गए? सुनील सक्सेना ने घमंड से कहा। भरत खन्ना और उसके हजारों लोग ही सुनील सक्सेना की असली ताकत थे। पहले जब वह युवराज यादव के विला पहुंचा तब तक भरत खन्ना के लोग नहीं आए थे, इसलिए सुनील सक्सेना ने संयम दिखाया। लेकिन जैसे ही भरत खन्ना के लोग पहुंचे, सुनील सक्सेना पूरी तरह से अकड़ गया। युवराज यादव के बॉडीगार्ड्स पहले ही भरत खन्ना के आदमियों द्वारा काबू में कर लिए गए थे। अब अंदर 20-30 और बाहर 50-60 गुंडे मौजूद थे। युवराज, अब तुम डर गए हो, है ना? ये कहकर सुनील सक्सेना ने अर्जुन कपूर की ओर देखा। उसे लगा कि अर्जुन भी डर जाएगा, लेकिन जब उसने देखा कि अर्जुन कपूर आराम से चाय पी रहे थे तो वह दंग रह गया। हम बस दिखावा कर रहा है, सुनील सक्सेना ने सोचा कि अर्जुन बस बहादुर बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन अंदर से डर रहा था। मिस्टर अर्जुन, अगर यह मुंबई होता तो शायद तुम जीत जाते, लेकिन ये पुणे है, मेरी जमीन। इस बार तुम हार चुके हो। मैं हार चुका हूँ। इतना आसान नहीं है। और किसने कहा कि पुणे सिर्फ तुम्हारी जमीन है? अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, क्या पुणे तुम्हारी जमीन है? एक बाहरी आदमी जो सिर्फ एक दिन पहले यहाँ आया है। सुनील सक्सेना ने हंसते हुए कहा। मिस्टर अर्जुन, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो इस कंपटीशन से बाहर निकलो, पुणे से चले जाओ और कभी वापस मत आओ, या फिर मेरे साथ पार्टनरशिप करो। तुम पैसे लगाओगे, मैं अपनी ताकत और कनेक्शन दूंगा और हम 20-80 का मुनाफा बांटेंगे। हाँ, मैं 80% लूंगा और तुम्हें सिर्फ 20% मिलेगा। तो मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ। तुम इस कंपटीशन से बाहर निकलोगे, पुणे से चले जाओगे और दोबारा मेरी आंखों के सामने नहीं आओगे। सुनील सक्सेना ने भरत खन्ना को इशारा किया ताकि अर्जुन को सबक सिखाया जा सके। भरत खन्ना मस्ती से चलते हुए अर्जुन कपूर के पास आया। लड़के, तुम नहीं आए हो, शायद तुम मुझे नहीं जानते। मैं पुणे का अंडरवर्ल्ड बॉस हूँ। मेरी ताकत से सब डरते हैं। किसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता? भरत खन्ना, तुम पुणे के अंडरवर्ल्ड में तीसरे नंबर पर हो। इतनी अकड़ क्यों दिखा रहे हो? अगर मैं सिर्फ एक फ़ोन कॉल करूं तो तुम्हारी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी और तुम्हें तीसरे नंबर के बॉस से गली का गुंडा बनने में देर नहीं लगेगी। हाँ, तुम मुझे सिर्फ एक फ़ोन कॉल में ख़त्म कर सकते हो। भरत खन्ना ने हंसते हुए कहा। तुम सोचते हो कि तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं अर्जुन कपूर हूँ। भरत खन्ना की आंखें चौड़ी हो गई। तब तुम्हारा नाम क्या कहा? अर्जुन कपूर। बॉस अर्जुन, मुझे माफ़ कर दो। भरत खन्ना तुरंत अर्जुन कपूर के सामने घुटनों के बल बैठ गया। बॉस अर्जुन, आदेश दें, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। फिर उसने तुरंत अपने गुंडों से कहा, सुनील सक्सेना को पकड़ लो। भरत खन्ना के लोग तुरंत सुनील सक्सेना को पकड़ने लगे। बॉस अर्जुन, मैंने सही किया ना? भरत खन्ना पूरी तरह से अर्जुन कपूर का वफादार बन गया। भरत खन्ना, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, तुम मेरे ही पैसे लेकर मुझे धोखा दे रहे हो। पैसा? वह तो मेरी मौत का वारंट था। भरत खन्ना ने सुनील सक्सेना के दिए हुए बैंक कार्ड को वापस उसकी ओर फेंक दिया। भरत, इसे अच्छे से समझा दो कि किससे टकराना चाहिए और किससे नहीं। भरत खन्ना ने सुनील सक्सेना को तब तक पीटा जब तक उसका चेहरा सूजकर सुअ जैसा ना हो गया। क्यों? आखिर क्यों? अर्जुन कपूर, तुमने ये कैसे किया? मिस्टर सुनील, ये जो अर्जुन कपूर सामने बैठे हैं, ये पुणे के नए नंबर 1 अंडरवर्ल्ड बॉस हैं। क्या? सुनील सक्सेना पूरी तरह स्तब्ध रह गया। अध्याय 189। अर्जुन कपूर पुणे का नंबर 1 अंडरग्राउंड बॉस है। ये कैसे हो सकता है? सुनील सक्सेना चौंक कर बोला। क्यों? क्या तुम मिस्टर अर्जुन की पहचान को लेकर शक कर रहे हो? सुनील सक्सेना की बात सुनकर भरत खन्ना ने मुट्ठी भी ली और ठंडे स्वर में कहा, ना। सुनील सक्सेना ने जल्दी से सिर हिलाया। वह पहले ही भरत खन्ना के हाथों पर चुका था। अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ और बोले। अब वह पूरी तरह से मान चुका था कि अर्जुन कपूर ही पुणे का नंबर 1 अंडरग्राउंड बॉस है। युवराज यादव की खुशी। युवराज यादव के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। उसे खुद नहीं पता था कि मिस्टर अर्जुन की इतनी खतरनाक पहचान है। अब मिस्टर अर्जुन के प्रभाव से जितेंद्र मेहता के साथ उनकी साझेदारी पक्की थी।
सुनील सक्सेना की हार। अब भी तुम्हें लगता है कि पुणे सिर्फ तुम्हारी जमीन है? अर्जुन कपूर ने सुनील सक्सेना की ओर देखा। ना नहीं। सुनील सक्सेना इतना डर गया कि उसने तुरंत सिर हिला दिया। अब उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो रहा था। अगर उसे पहले पता होता कि अर्जुन कपूर ही पुणे का नया अंडरग्राउंड बॉस है तो वह कभी भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। युवराज यादव का ताना क्या हुआ सुनील? अभी तक तो बहुत अकड़ रहे थे। अब क्या हुआ? तुमने मुझे और मिस्टर अर्जुन को धमकी दी थी। अब इतनी कायरता क्यों? गुल सुनील सक्सेना तुरंत अर्जुन कपूर के सामने घुटनों पर गिर गया। माफ़ कर दीजिए मिस्टर अर्जुन, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इस साझेदारी से बाहर हो रहा हूँ। पुनः छोड़ दूंगा। बस मेरी जान बख्श दीजिए। अब सुनील सक्सेना पूरी तरह हार मान चुका था। दफा हो जाओ, अर्जुन कपूर ने हाथ हिलाते हुए कहा। धन्यवाद मिस्टर अर्जुन, धन्यवाद। सुनील सक्सेना तुरंत वहां से भाग निकला। भरत खन्ना की चेतावनी। थोड़ी देर बाद भरत खन्ना थोड़ा हिचकिचाया और फिर धीरे से बोला, बॉस अर्जुन, मुझे नहीं पता कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं। बोलो। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। बॉस अर्जुन, गौरव चौहान हमेशा से पुणे का नंबर 1 अंडरग्राउंड बॉस बनना चाहता था। अब जब आपने हाल ही में सत्ता संभाली है तो स्थिति अभी अस्थिर है। मुझे लगता है कि गौरव चौहान कोई ना कोई मुसीबत जरूर खड़ी करेगा। भरत खन्ना ने सावधान किया। गौरव चौहान पुणे का दूसरा सबसे ताकतवर अंडरग्राउंड बॉस था। भरत खन्ना की तुलना में वह कहीं अधिक शक्तिशाली था। पहले पुणे का नंबर 1 अंडरग्राउंड बॉस श्रीवर्धन ग्रुप द्वारा समर्थित था, लेकिन अब श्रीवर्धन ग्रुप हट चुका था और अर्जुन कपूर ने उसकी जगह ले ली थी। अब गौरव चौहान इस अस्थिरता का फायदा उठाकर अर्जुन कपूर के खिलाफ कोई साजिश रच सकता था। अर्जुन कपूर की सतर्कता। हम अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। उसे पहले से ही अंदेशा था कि कुछ लोग उसे चुनौती देने की कोशिश करेंगे। यही कारण था कि वह कुछ दिनों के लिए पुणे में रुकने वाला था। रात हो चुकी थी, इसलिए अर्जुन कपूर ने युवराज यादव को अलविदा कहा। अब जितेंद्र मेहता के साथ साझेदारी लगभग पक्की थी। बिहुए लग्जरी रिसोर्ट का मालिकाना हक। सुबह उठते ही अर्जुन कपूर ने सिस्टम की आवाज़ सुनी। डिंग 39वें दिन की इनाम बिह लग्जरी रिसोर्ट 100% मालिकाना हक। बिहुए लग्जरी रिसोर्ट। अर्जुन कपूर की आंखें चमक उठी। बिहुए लग्जरी रिसोर्ट पुणे के बाहरी इलाके में स्थित था और यह पूरे देश के शीर्ष 10 लग्जरी रिसोर्ट्स में से एक था। ये कोलकाता प्रांत का नंबर 1 लग्जरी रिसोर्ट था। ईशा पटेल को आमंत्रण। भी लग्जरी रिसोर्ट पुणे में ही है, तो क्यों ना ईशा पटेल और उनकी मां को वहां ले जाऊं। अर्जुन कपूर ने सोचा और ईशा पटेल को फ़ोन किया। लग्जरी रिसोर्ट, वाह जरूर चलेंगे। ईशा पटेल तुरंत मान गई। कुछ दिन पहले वह अपनी मां के साथ मुंबई के दर्शनीय स्थलों का आनंद ले रही थी और अब उसे नहीं पता था कि आगे कहां जाना है। अब अर्जुन कपूर की सलाह पर उन्हें एक नया डेस्टिनेशन मिल गया था। दया पटेल की जेद। भाई जी, हम लोग आज रात की ट्रेन से पुणे चले। दया पटेल ने फ़ोन पकड़कर पूछा। कोई ज़रूरत नहीं, मैं प्राइवेट जेट भेज रहा हूं। अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। आज सुबह जितेंद्र मेहता के लिए भेजा गया प्राइवेट जेट वापस आ चुका था। वाह, भाई जी के पास प्राइवेट जेट भी है। दया पटेल बहुत उत्साहित हो गई। अब यात्रा करना बहुत आसान और शानदार होने वाला था। अर्जुन कपूर ने थोड़ी और बातें की और फिर फ़ोन रख दिया। महत्वपूर्ण बैठक। दोपहर 1:30 बजे अर्जुन कपूर युवराज यादव के साथ जितेंद्र मेहता से मिलने पहुंचे। मिस्टर अर्जुन, प्राइवेट जेट के लिए धन्यवाद। इससे मेरा काम जल्दी पूरा हो गया। जितेंद्र मेहता ने अर्जुन से हाथ मिलाते हुए कहा। अब साझेदारी की औपचारिक चर्चा शुरू हुई। जैसे ही अर्जुन कपूर ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछने शुरू किए, सिस्टम की आवाज़ फिर से आई। अध्याय 190। नया साल आ गया था और एक नई शुरुआत हो चुकी थी। डिंग युवराज यादव के साथ पुणे जाकर दक्षिणी क्षेत्र के बड़े व्यापारी से मिलकर सौदे की संभावनाएं जांचने का कार्य पूरा हुआ। बधाई हो, आपको मिला शीर्ष संगीत वाद्यंत्र दक्षता। अब आप वायलिन, पियानो, संतूर, सरोद सहित 10 वाद्यंत्रों में निपुण हैं। बधाई हो, आपको मिला 139 अनुभव अंक। अस्थायी कार्य पूरा हो चुका था। एक विशाल ज्ञान की लहर अर्जुन कपूर के दिमाग में समा गई और एक पल में अर्जुन कपूर संगीत का मास्टर बन गया। अब अर्जुन कपूर ने संगीत, शतरंज, चित्रकला और सुलेख की चारों कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। भविष्य में जब वह अपने ससुराल वालों से मिलेगा तो उसकी यह बहुमुखी प्रतिभा उसे एक आदर्श दामाद बनाएगी। साझेदारी की बातचीत। मिस्टर अर्जुन, मेरी योजना यह है। फिलहाल पुणे में जितेंद्र मेहता ने चर्चा शुरू की। कुछ समय की बातचीत के बाद सुनील सक्सेना के बाहर हो जाने से जितेंद्र मेहता ने अर्जुन कपूर और युवराज यादव के साथ साझेदारी करने का फैसला किया। पर एक बात पहले साफ कर देता हूं मिस्टर अर्जुन, पहले मैंने 20 अरब का अनुमान दिया था, लेकिन ये सिर्फ सबसे सतर्क अनुमान था। अगर सब कुछ सही से चला तो मुनाफा 30 से 40 अरब तक भी जा सकता है, इसलिए प्रारंभिक निवेश भी ज़्यादा होगा। मैं 8 से 10 अरब की लागत का अनुमान लगा रहा हूँ। इसमें से आधा मैं दूंगा और बाकी आधा मिस्टर अर्जुन के पास से आएगा। जितेंद्र मेहता ने अपनी शर्तें रखी। बॉस जितेंद्र, आप मिस्टर अर्जुन की ताकत को कमाक रहे हैं।
सिर्फ 40 से 50 अरब की पूंजी कोई बड़ी बात नहीं। युवराज यादव ने तुरंत जवाब दिया, सिर्फ 40-50 अरब की पूंजी कोई बड़ी बात नहीं। जितेंद्र मेहता चौंक गए ये जानकर कि इतनी बड़ी रकम अर्जुन कपूर के लिए मामूली है। वह पूरी तरह अविश्वास में था। बॉस जितेंद्र, विश्वास नहीं हो रहा। सिर्फ मिस्टर अर्जुन के बैंक अकाउंट में 10 अरब से अधिक नकदी है। तो फिर 10 अरब निकालना क्या मुश्किल होगा? युवराज यादव ने कहा। क्या कहा? मिस्टर अर्जुन के बैंक अकाउंट में 10 अरब नकदी है। जितेंद्र मेहता अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। मिस्टर अर्जुन, क्या ये सच है? बॉस युवराज थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं, अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में कहा। सच में? जितेंद्र मेहता ने राहत की सांस ली, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह सहज हो पाते, अर्जुन कपूर ने अगला वाक्य कहा, मेरे अकाउंट में 10 अरब से अधिक नहीं है, बस ठीक 10 अरब है, सिर्फ 10 अरब। जितेंद्र मेहता पूरी तरह से हिल गए। अब उन्हें पूरी तरह समझ में आ गया कि अर्जुन कपूर का स्तर उनसे कई गुना ऊपर है। मिस्टर अर्जुन अद्भुत हैं। अब जितेंद्र मेहता को कोई संदेह नहीं रहा। साझेदारी का बंटवारा पहले योजना थी कि जितेंद्र मेहता 40% लेंगे और अर्जुन कपूर और युवराज यादव 30% लेंगे। लेकिन युवराज यादव ने तुरंत कहा, नहीं, मैं सिर्फ 10% ही लूंगा, बाकी 20% मिस्टर अर्जुन को मिलना चाहिए, क्योंकि यह साझेदारी पूरी तरह से अर्जुन कपूर की वजह से हुई थी। इसलिए युवराज यादव को बराबर हिस्सा लेने का कोई हक नहीं था। अब अर्जुन कपूर के पास 50% हिस्सा आ गया था और वह कंपनी में सबसे बड़ा शेयरक बन गया। जितेंद्र मेहता कुछ देर के लिए चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। अगर यह पहले की बात होती तो वह किसी भी हाल में 50% नहीं छोड़ते। लेकिन अब उन्हें अर्जुन कपूर की असली ताकत का एहसास हो गया था। अब साझेदारी पक्की हो गई थी। गौरव चौहान की चाल। जब अर्जुन कपूर और जितेंद्र मेहता बैठक में व्यस्त थे तब पुणे के बाहरी इलाके में स्थित एक हवेली में गौरव चौहान एक बड़ी साजिश रच रहा था। भाई, अर्जुन कपूर को चुनौती देना आसान नहीं होगा, गौरव चौहान के सैन्य सलाहकार ने सुझाव दिया। मैं मानता हूं कि अर्जुन कपूर साधारण आदमी नहीं है, लेकिन मैं भी कोई आसान प्रतिद्वंदी नहीं हूं। पहले अमित वर्मा के रहते उसने मुझे दबा दिया था, लेकिन अब अमित वर्मा जा चुका है और श्रीवर्धन ग्रुप भी हट चुका है। अर्जुन कपूर अभी नया है, वह इस इलाके को पूरी तरह से नहीं समझता। यही हमारा सबसे बड़ा मौका है। गौरव चौहान पूरी तरह से उत्साहित था। लेकिन भाई, मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो। तुम सोच रहे हो कि अर्जुन कपूर के पीछे कौन सी ताकत है। लेकिन क्या मेरे पीछे खड़ी ताकत साधारण है? यह मेरा आखिरी मौका है और सबसे सही मौका भी। मैंने तय कर लिया है, मुझे अर्जुन कपूर के खिलाफ कार्यवाही करनी होगी, गौरव चौहान ने आत्मविश्वास से कहा। फिर वह अपने सैन्य सलाहकार के पास गया और धीरे से फुसफुसाया, मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सौंपने जा रहा हूं। अध्याय 191। वे दोनों अस्त व्यस्त थे और वे दोनों अस्त व्यस्त थे। गौरव चौहान ने अपने सैन्य सलाहकार के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। ठीक है, मैं इसे तुरंत करूंगा। सैन्य सलाहकार ने कार्रवाई की। कोई यहाँ है? अर्जुन कपूर से संपर्क करने का कोई तरीका खोजो और एक बैठक तय करो। मैं पहले शिष्टाचार अपनाना चाहता हूँ, फिर शक्ति का उपयोग करूंगा, गौरव चौहान ने फिर से आदेश दिया। अगर वह अर्जुन कपूर अपनी कमजोरी स्वीकार करता है और ईमानदारी से पहले स्थान और बॉस की स्थिति छोड़ देता है और आज्ञाकारी रूप से दूसरा स्थान स्वीकार कर लेता है तो मैं उसे छोड़ दूंगा। जी बड़े भाई, गौरव चौहान के आदमी इसे करने चले गए। शाम के 5 बजे या 6 बजे अर्जुन कपूर सीधे पुणे हवाई अड्डे की ओर चला गया। कुछ ही देर में ईशा पटेल और उनकी बहन और उनकी मां आ गई और अर्जुन कपूर उनसे मिलने पहुंचा। जैसे ही वह हवाई अड्डे के पिकअप क्षेत्र में पहुंचा, अर्जुन कपूर ने दूर से एक परिचित व्यक्ति को देखा। वह संदीप ठाकुर था जिससे वह कल रात पार्टी में मिला था। मिस्टर अर्जुन। संदीप ठाकुर ने भी अर्जुन कपूर को देखा और अभिवादन करने आया। कल जो हुआ उसके बाद संदीप ठाकुर ने शिष्टाचार से आकर अभिवादन किया। जब उसे पता चला कि अर्जुन कपूर एक रोल रॉयस घोष चलाता है और शेष मैंशन में रहता है तो संदीप ठाकुर उससे बेहद विनम्रता से मिला। मैं अपनी प्रेमिका को लेने आया हूँ आप? संदीप ठाकुर ने जिज्ञासावश पूछा। क्या संयोग है? मैं भी अपनी प्रेमिका को लेने आया हूँ, अर्जुन कपूर ने जवाब दिया हूँ। ये सुनकर संदीप ठाकुर चौंक गया और अचानक अर्जुन कपूर की पूर्व प्रेमिका सिमरन शर्मा की छवि उसके दिमाग में आ गई। पिछले साल उसने एक बार अर्जुन कपूर और उसकी प्रेमिका को मुंबई में देखा था। जब उसने सिमरन शर्मा के बारे में सोचा तो संदीप ठाकुर के चेहरे पर एक श्रेष्ठता की भावना झलकने लगी। उसकी प्रेमिका सिमरन शर्मा से न केवल सुंदरता में बल्कि आकर्षण में भी बेहतर थी। वह अर्जुन कपूर से आर्थिक रूप से मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन कम से कम प्रेमिका के मामले में वह बेहतर था। अंततः वह किसी मामले में अर्जुन कपूर से बेहतर था और इससे संदीप ठाकुर को बहुत राहत मिली। कुछ मिनट बाद संदीप ठाकुर की प्रेमिका एक सूटकेस के साथ निकासी द्वार से बाहर आए। मिस्टर अर्जुन, मैं आपको मिलवाता हूँ, यह मेरी प्रेमिका युवा युवान है।
अपनी प्रेमिका को आते देख संदीप ठाकुर ने गर्व से उसे पकड़ लिया और अर्जुन कपूर के सामने दिखाने लगा। तुमने मुझे फर्स्ट क्लास टिकट क्यों नहीं खरीदा? तुम करते क्या हो? परिणाम स्वरूप उसकी प्रेमिका ने आते ही संदीप ठाकुर को डांट दिया। फर्स्ट क्लास के टिकट बिक चुके थे, मैं कुछ नहीं कर सकता था। संदीप ठाकुर ने लाचारी से उत्तर दिया, अगर फर्स्ट क्लास बिक गया था तो क्या तुम खरीद नहीं सकते थे? तुम जैसे आदमी सच में बेकार हो। अर्जुन कपूर के सामने उसकी प्रेमिका ने संदीप ठाकुर की कोई इज्जत नहीं रखी और संदीप ठाकुर थोड़ा शर्मिंदा हो गया। हालांकि उसकी प्रेमिका का स्वभाव खराब था, लेकिन वह सुंदर थी। अर्जुन कपूर को देखते हुए संदीप ठाकुर अभी भी खुद को श्रेष्ठ महसूस कर रहा था। उसी क्षण दूर से एक हलचल हुई और वहां मौजूद कई लोगों की नजरों उड़ गई। वह एक बहुत ही आकर्षक माँ और बेटियों की जोड़ी थी। विशेष रूप से वे दोनों बहनें इतनी सुंदर थी कि वहां मौजूद अनगिनत लड़कों का ध्यान उन पर गया। यहाँ तक कि संदीप ठाकुर भी दंग रह गया। उसने सोचा था कि उसकी प्रेमिका बहुत सुंदर है, लेकिन इन बहनों के सामने, विशेष रूप से बड़ी बहन के सामने, उसकी प्रेमिका का आकर्षण फीका पड़ गया। अर्जुन ईशा पटेल ने अर्जुन कपूर को देखा और दौड़कर उसके गले लग गई। ये दृश्य देखकर संदीप ठाकुर की आंखें चौड़ी हो गई। यह क्या हो रहा है? उसकी याद में अर्जुन कपूर की प्रेमिका सिमरन शर्मा थी, लेकिन अब ये सुंदर लड़की कौन थी? वह जरूर कोई सपना देख रहा होगा। दीदी, आप और जीजू सिर्फ 2 दिन से नहीं मिले हो और मिलते ही हमें अपना प्यार दिखाने लगी, दया पटेल ने चिढ़ाते हुए कहा। ये सुनकर संदीप ठाकुर को पूरी तरह से यकीन हो गया कि अर्जुन कपूर की प्रेमिका ईशा पटेल थी। अर्जुन कपूर शायद सिमरन शर्मा से अलग हो चुका था। ईशा पटेल को देखते हुए संदीप ठाकुर के अंदर बची हुई श्रेष्ठता की आखिरी भावना भी गायब हो गई और वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। अब संदीप ठाकुर कितनी भी तुलना कर ले, वह पूरी तरह से हार चुका था। रात में ईशा पटेल और उसकी मां और बहन शशि मैंशन के पास मॉल में खरीदारी करने चली गई। अर्जुन कपूर को खरीदारी पसंद नहीं थी, इसलिए वह घर पर ही रहा। ठक ठक, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन कपूर ने दरवाजा खोला और देखा कि एक मजबूत शरीर वाला 50 वर्षीय आदमी अपने एक आदमी के साथ खड़ा था। क्या आप अर्जुन कपूर बॉस अर्जुन हैं? उस मजबूत आदमी ने सीधे पूछा। आप कौन हैं? अर्जुन कपूर ने पूछा। ये हमारे गौरव चौहान बॉस गौरव हैं। उसके साथ आए आदमी ने परिचय दिया। बॉस अर्जुन, यदि संभव हो तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं। गौरव चौहान ने कहा। कहिए, अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। बॉस अर्जुन, मुझे लगता है कि आप मेरी यात्रा के उद्देश्य का अनुमान लगा सकते हैं। अगर आप अपनी पहली अंडरग्राउंड बॉस की स्थिति छोड़ दें और दूसरा स्थान स्वीकार कर लें तो मैं आपके किसी भी मनोरंजन स्थल पर कार्रवाई नहीं करूंगा। दूसरा बन जाऊं? अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। बॉस अर्जुन, क्या आप इनकार कर रहे हैं? गौरव चौहान का चेहरा ठंडा पड़ गया। हाँ, अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। बहुत अच्छा अर्जुन कपूर, तुम आज के अपने इस फैसले पर पछताओगे, गौरव चौहान ने ठंडे स्वर में कहा और चला गया। लेकिन अर्जुन कपूर पहले ही जाल बिछा चुका था। अब बस गौरव चौहान के उसमें फंसने का इंतजार था। अध्याय 192 युद्ध समाप्त हो गया। और युद्ध समाप्त हो गया। जब गौरव चौहान ने अर्जुन कपूर से मुलाकात की, उसी समय उनके आदमी भी इकट्ठा हो गए। गौरव चौहान ने इस अभियान का लक्ष्य अर्जुन कपूर की ओर से 3 सबसे महत्वपूर्ण स्थानों पर रखा। जब तक वह इन 3 स्थानों को अपने नियंत्रण में ले लेता और अपने क्षेत्र को जोड़ लेता, तब तक वह अर्जुन कपूर की जगह लेकर पुणे का नया पहला अंडरग्राउंड बॉस बन सकता था। गौरव चौहान के आदेश पर उनके आदमी तुरंत अर्जुन कपूर के क्षेत्र पर हमला करने के लिए निकल पड़े। गौरव चौहान कार में बैठा और अपनी विला लौट आया। इन 3 स्थानों में से 80% हमारे लोग 1 से 2 घंटे में कब्जा कर लेंगे, गौरव चौहान ने आत्मविश्वास से कहा। बिल्कुल सही बॉस, आपकी योजना इतनी परिपूर्ण है, ये निश्चित रूप से सफल होगी। छोटे भाई ने तुरंत सहमति जताई। बॉस, मैंने सभी को सूचित कर दिया है। रात 10 बजे पुणे के सभी अंडरग्राउंड बॉस आपके विला में आएंगे। ये खबर गौरव चौहान के सैन्य सलाहकार से आए। असल में दोपहर से ही सैन्य सलाहकार ने गौरव चौहान के नाम पर पुणे के सभी अंडरग्राउंड बॉस से मुलाकात की थी और फिर उन्हें रात 10 बजे गौरव चौहान के विला में आमंत्रित किया था। अब रात के 8 बजे से कुछ ही अधिक समय हुआ था। गौरव चौहान को पूरा विश्वास था कि वह 2 घंटे के भीतर अर्जुन कपूर के 3 स्थानों पर पूरी तरह नियंत्रण कर लेगा। उस समय वह पुणे के सभी अंडरग्राउंड बॉस को दिखाएगा कि वह अर्जुन कपूर को कुचलकर शीर्ष स्थान पर पहुंच रहा है। रात 9:30 बजे के आसपास गौरव चौहान के विला में लोग एक के बाद एक आने लगे। सभी अंडरग्राउंड बॉस जिन्हें गौरव चौहान ने बैठक के लिए बुलाया था, असली मकसद नहीं जानते थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था और गौरव चौहान के विला के सामने विभिन्न टॉप लग्जरी कारें इकट्ठा हो गई थी। रोल्स रॉयल्स, फटम, बेंटले, मुल्सान जैसी महंगी गाड़ियां हर जगह दिख रही थी। बॉस संजय राठौर आ गए, बॉस प्रदीप सिन्हा आ गए, बॉस अजय नागर आ गए। पुणे के अंडरग्राउंड के दर्जनों शक्तिशाली बॉस वहां पहुंचे। कोई भी गौरव चौहान की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यहां तक कि भरत खन्ना, जिनके साथ गौरव चौहान के संबंध अच्छे नहीं थे, वे भी आए।
ड्राइंग रूम में सभी मेहमानों को देखकर गौरव चौहान की मुस्कान रुकी ही नहीं। बॉस गौरव, आपने हमें यहाँ बुलाया? क्या बात है? बिल्कुल सही बॉस गौरव, अब जब सब यहाँ हैं तो हमें बताइए। सभी ने पूछा। वे अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। चिंता मत करो, मैं बाद में सबको एक अच्छी खबर दूंगा। गौरव चौहान ने अपने मोबाइल फ़ोन की ओर देखा। अपने उन खास आदमियों से अच्छी खबर की प्रतीक्षा कर रहा था जो 3 स्थानों पर गए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे कोई खबर नहीं मिली। गौरव चौहान का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसकी मुस्कान अब स्वाभाविक नहीं लग रही थी। कुछ देर बाद वहां मौजूद बॉस भी अपना धैर्य खोने लगे और माहौल और अधिक गंभीर होता गया। गौरव चौहान अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने खुद ही अपने खास आदमियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी संपर्क में नहीं था। भाई गौरव, क्या आप अपने खास आदमियों से संपर्क करना चाहते हैं? क्या मैं आपकी मदद करूं? उसी समय एक शांत आवाज आई। अगले ही क्षण सभी की चौंकी हुई नज़रों के सामने अर्जुन कपूर धीरे धीरे हॉल में दाखिल हुआ। अर्जुन कपूर! गौरव चौहान बेहद हैरान रह गया। क्या अर्जुन कपूर यह हमारा पुणे का नया नंबर 1 अंडरग्राउंड बॉस है? वह यहाँ कैसे? अर्जुन कपूर की पहचान जानकर वहां मौजूद सभी बॉस आपस में चर्चा करने लगे। युवा मास्टर अर्जुन का स्वागत है। भरत खन्ना खड़े हुए और अर्जुन कपूर को सम्मान प्रकट किया। नमस्ते युवा मास्टर अर्जुन। युवा मास्टर अर्जुन का स्वागत है। अन्य बॉस भी खड़े हुए और अर्जुन कपूर को अभिवादन किया। अर्जुन कपूर, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मेरे नाटक के लिए मुझे एक सहायक अभिनेता की जरूरत थी। गौरव चौहान ने व्यंग्य से कहा। मुझे खेद है, सहायक अभिनेता मैं नहीं, आज का सहायक अभिनेता तुम हो। अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। मैं सहायक अभिनेता हूँ? तुम अभी भी इतने आत्मविश्वासी हो? तुम बहुत जल्द रोने वाले हो। गौरव चौहान अभी भी अपने खास आदमियों से अच्छी खबर का इंतजार कर रहा था। तुम अभी भी अपने खास आदमियों का इंतजार कर रहे हो? अब कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। पटक पटक पटक। अर्जुन कपूर ने धीरे से ताली बजाई। गौरव चौहान के कई खास आदमी जो अर्जुन कपूर के 3 स्थानों पर हमला करने गए थे, नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के बॉडीगार्ड्स द्वारा बंधे हुए अंदर लाए गए और फर्श पर गिरा दिए गए। ये दृश्य देखते ही गौरव चौहान का चेहरा राख जैसा पड़ गया। ये कैसे हुआ? अब गौरव चौहान पूरी तरह से समझ गया कि उसकी सभी योजनाएं विफल हो गई हैं। बड़े भाई गौरव, आपने ये क्या किया? सही कहा, सभी को मिलकर पैसा कमाना चाहिए। बड़े भाई गौरव, आखिर आप करना क्या चाहते थे? अब सभी विरोध गौरव चौहान पर केंद्रित हो गए और अर्जुन कपूर सभी की प्रशंसा का पात्र बन गया। अर्जुन कपूर, मैं तुम्हें मार डालूंगा। गौरव चौहान पागल हो गया और अर्जुन कपूर पर हमला करने के लिए दौड़ा, लेकिन अर्जुन कपूर ने एक किक मारी और गौरव चौहान दूर जा गिरा। गौरव चौहान ने समझ लिया कि वह पूरी तरह हार चुका है। बॉस गौरव चौहान के सभी लोग काबू में कर लिए गए हैं। नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के लोगों ने आकर अर्जुन कपूर को सूचना दी। अब से हम सब मास्टर अर्जुन के आदेश मानेंगे। हम सब मास्टर अर्जुन का सम्मान करते हैं। मास्टर अर्जुन ही हमारे सभी के बॉस हैं। सभी अंडरग्राउंड बॉस ने खड़े होकर अर्जुन कपूर को प्रणाम किया। अर्जुन कपूर ने पुणे के सभी अंडरग्राउंड बॉस को पूरी तरह से जीत लिया और पहले अंडरग्राउंड बॉस के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। अध्याय 193। वे दोनों व्यस्त थे और दोनों पक्ष व्यस्त थे। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया, फिर हाथ हिलाकर सभी को बैठने के लिए कहा। मैं बस ये जोर देना चाहता हूं कि पुणे में मैं कमजोरों को नहीं सताऊंगा। हम सब मिलकर पैसा कमाएंगे और हम सब सौहार्दपूर्ण पैसा कमाएंगे। अर्जुन कपूर ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात लोगों के दिलों को शांत करना और स्थिति को स्थिर करना है। मिस्टर अर्जुन की दृष्टि शानदार है। मैं मिस्टर अर्जुन के चरित्र की सराहना करता हूं। मिस्टर अर्जुन का कहना कि हम सब सौहार्दपूर्ण पैसा कमा सकते हैं बहुत उचित है। अर्जुन कपूर की बातें सुनकर वहां मौजूद कई बड़े लोग गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने अभी अभी अर्जुन कपूर की भयानक शक्ति देखी थी और वे सबसे अधिक इस बात को लेकर चिंतित थे कि अर्जुन कपूर अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को दबाने और सताने के लिए करेगा। लेकिन मौके पर अर्जुन कपूर की कई बातों ने तुरंत उन्हें आश्वस्त कर दिया और साथ ही उन्होंने अर्जुन कपूर की बहुत प्रशंसा की। अर्जुन कपूर ने एक ही वाक्य में दयालुता और शक्ति दोनों का उपयोग करके आसानी से लोगों के दिलों को जीत लिया और स्थिति को स्थिर कर दिया। मामला सुचारू रूप से निपट गया। कई बड़े लोगों की विदाई के साथ अर्जुन कपूर संतुष्टि से वहां से चला गया। बाकी काम विनय चौधरी के हवाले कर दिया। नई सुबह, नया दिन। सुबह होते ही अर्जुन कपूर ने ईशा पटेल और उनकी मां और बहन को लेकर भुए लग्जरी रिसोर्ट की ओर प्रस्थान किया। भुए लग्जरी रिसोर्ट के महाप्रबंधक ने अर्जुन कपूर और उनके साथियों को रिसोर्ट की सबसे अच्छी छुट्टियों वाली विला उपलब्ध करवाई। भी लग्जरी रिसोर्ट में 3 प्रकार की आवासीय सुविधाएं हैं। साधारण होटल प्रति रात कुछ 100 रुपये का किराया जो आम पर्यटकों के लिए उपयुक्त है। उच्च स्तरीय होम स्टे प्रति रात कुछ 000 का किराया। सर्वोत्तम एकल विला ये बी लग्जरी रिसोर्ट के सबसे बेहतरीन स्थानों पर स्थित है। प्रति रात का किराया 10,000 से अधिक है और फिर भी यह हमेशा बुक रहता है।
हालांकि बीए लग्जरी रिसोर्ट के मालिक होने के नाते अर्जुन कपूर ने सिर्फ एक शब्द कहा और महाप्रबंधक ने सबसे अच्छी विला उनके लिए सुरक्षित रख दी। वहीं दूसरी ओर यशवीर देशमुख, जो पुणे के सबसे शीर्ष युवा व्यक्तियों में से एक था, अपने कुछ साथियों के साथ भी हुए लग्जरी रिसोर्ट के विजिटर सेंटर पर आया। मुझे तुम्हारी सबसे बेहतरीन विला दो, मैं इसे 3 रातों के लिए बुक करना चाहता हूँ। यशवीर देशमुख ने सीधे आदेश दिया। माफ़ करें सर, वह विला पहले से बुक हो चुकी है। स्टाफ ने विनम्रता से उत्तर दिया। क्या बुक हो चुकी है? यशवीर देशमुख ने बाहें तान ली। तुम्हारे डिप्टी जनरल मैनेजर विवेक चौहान ने मुझे वादा किया था कि वह सबसे अच्छी विला मेरे लिए सुरक्षित रखेंगे। अब ये कैसे बुक हो गई? यशवीर देशमुख को गुस्सा आ गया। यशवीर भाई, क्यों ना हम कुछ हाई एंड होमस्टे बुक कर लें? भाई लोग विला में ही रहें, यह जरूरी तो नहीं। उसके साथी ने लापरवाही से कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने यह विला हमारे लिए बुक की है? मैंने इसे मिस्टर दीपक के लिए बुक किया है। हम कहीं भी रह सकते हैं। मिस्टर दीपक के नाम सुनते ही उसके साथियों के चेहरे गंभीर हो गए। यशवीर देशमुख इस बेहतरीन विला का उपयोग एक प्रभावशाली व्यक्ति की मेहमानबाजी और खुशामद करने के लिए करना चाहता था, जो दोपहर में पुणे आ रहा था। यशवीर देशमुख ने तुरंत अपने पुराने दोस्त विवेक चौहान को फ़ोन लगाया और पूछा कि यह क्या हो रहा है, क्या विला किसी और को दे दी गई? दूसरी ओर विवेक चौहान भी बहुत हैरान था। फ़ोन स्टाफ को दो, मैं उससे पूछता हूं कि क्या मामला है, विवेक चौहान ने कहा। यशवीर देशमुख ने फ़ोन रिसेप्शनिस्ट को दे दिया और विवेक चौहान ने पूछा, डिप्टी मैनेजर विवेक, यह विला कल रात महाप्रबंधक ने अस्थायी रूप से उपयोग के लिए रखी थी और हमें नहीं पता कि इसे किसे दिया गया है। स्टाफ ने लाचारी से उत्तर दिया। महाप्रबंधक ने इसका उपयोग किया। अब विवेक चौहान के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा। चलो उस विला के पास चलते हैं और देखते हैं कि पुणे में कौन है जिसने मेरी पसंद की चीज़ छीन ली। यशवीर देशमुख ने गुस्से से कहा। मिस्टर दीपक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे और उन्होंने पुणे में आने का निर्णय लिया था। उन्हें सर्वोत्तम व्यवस्था मिलनी चाहिए थी, वरना यशवीर देशमुख उनकी खुशामद कैसे करता? ये कहते हुए यशवीर देशमुख अपने साथियों के साथ विला की ओर बढ़ा। इस बीच आधे घंटे बाद अर्जुन कपूर भी हुए लग्जरी रिसोर्ट पहुंचा। महाप्रबंधक ने स्वयं उसका स्वागत किया और उसे इस सर्वोत्तम विला की चाबी सौंपी। इसके बाद अर्जुन कपूर ने महाप्रबंधक से कहा कि वह सामान्य रूप से अपने काम पर लौट जाए और किसी विशेष व्यवस्था या प्रचार की आवश्यकता नहीं है। इस बार वह अपनी प्रेमिका, अपनी होने वाली सास और अपनी साली के साथ घूमने आया था। वह काम का निरीक्षण करने नहीं आया था। अगर महाप्रबंधक और उसके लोग हर जगह उनके पीछे पीछे चलते तो वे कैसे मजा कर सकते थे? चाबी लेने के बाद अर्जुन कपूर ने ईशा पटेल और उनके परिवार को गाड़ी में बैठाया और विला की ओर चल दिया। अर्जुन कपूर सामान उतार ही रहा था कि यशवीर देशमुख अपने साथियों के साथ वहां आ पहुंचा। भाई, यह विला आपने बुक किया है, सही तो ऐसा कीजिए, आप मुझे यह विला दे दीजिए और मैं बीए लग्जरी रिसोर्ट में आपके सभी खर्चों का भुगतान कर दूंगा। यशवीर देशमुख ने बहुत पैसे वाला बनते हुए कहा। तुम भुगतान करोगे? मुझे वैसे भी पैसे नहीं देने पड़ते, तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत क्यों है? अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। ओ, तो तुम भी लग्जरी रिसोर्ट के महाप्रबंधक के रिश्तेदार हो? यशवीर देशमुख को लगा कि अर्जुन कपूर किसी अंदरूनी व्यक्ति की वजह से यहाँ ठहर रहा है। अच्छा, अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, बस तुम मुझे ये जगह दे दो। यशवीर देशमुख ने पैसा दिखाने की कोशिश की। अर्जुन कपूर ने कोई जवाब नहीं दिया और विला के अंदर जाने लगा। ये देखकर यशवीर देशमुख ने तुरंत उसे रोक लिया। इस स्थिति में सच बताता हूँ, इस विला में एक बहुत बड़ा आदमी आने वाला है। ओह, बड़ा आदमी? कौन सा बड़ा आदमी? अर्जुन कपूर ने पूछा। ब्लू लग्जरी रिसोर्ट में उससे बड़ा कौन हो सकता है? अब यशवीर देशमुख को नाम बताना ही पड़ा। उसने चारों ओर देखा और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई और नहीं था। एक शक्तिशाली नाम लिया। अध्याय 194। बड़ा आदमी। एक लंबी यात्रा पर था। जिस बड़े आदमी की मैं बात कर रहा हूँ वह हैदराबाद का युवा मास्टर है। युवा मास्टर दुष्यंत मेहता। यशवीर देशमुख ने गर्व से कहा। युवा मास्टर हैदराबाद, ये 4 शब्द कोलकाता प्रांत के अनगिनत लोगों को चौंकाने के लिए पर्याप्त हैं। जब यशवीर देशमुख को लगा कि अर्जुन कपूर यह सुनकर डर जाएगा कि वह किस बड़े आदमी की बात कर रहा है, तब अर्जुन कपूर ने शांत भाव से उत्तर दिया। टच, मैंने सोचा था कि ये दिल्ली से कोई युवा मास्टर होगा, लेकिन ये तो हैदराबाद का युवा मास्टर निकला। उबाओ, वह तो हैदराबाद के अमीर रेड्डी परिवार को भी गिराने की योजना बना चुका था, तो उसे इस हैदराबाद के युवा मास्टर की क्या परवाह होगी? अगले ही पल यशवीर देशमुख के प्रतिक्रिया देने से पहले ही अर्जुन कपूर ने अपना सामान उठाया और सीधे विला के अंदर चला गया। फिर दरवाजा बंद कर लिया। धड़ाम, यशवीर देशमुख को अर्जुन कपूर ने बाहर छोड़ दिया। यशवीर देशमुख गुस्से में आग बबूला हो गया और चिल्लाने ही वाला था कि अचानक उसका फ़ोन बज उठा। यशवीर देशमुख ने फ़ोन उठाकर देखा। ये दुष्यंत मेहता का कॉल था। मैं आधे घंटे में भी लग्जरी रिसोर्ट की विला पर पहुंच रहा हूं जो तुमने बताई थी। यशवीर देशमुख ने फ़ोन उठाया और एक चौंकाने वाली खबर सुनी।
दुष्यंत मेहता, जिसे दोपहर में आना था, अब जल्दी आ रहा था और अभी तक उसने विला का इंतजाम नहीं किया था। रुको मेरे लिए। अर्जुन कपूर के विला की ओर गुस्से से देखते हुए यशवीर देशमुख जल्दी से अपने साथियों के साथ वहां से निकल गया। विला अभी हासिल नहीं हो सका था और दुष्यंत मेहता जल्द ही आने वाला था। यशवीर देशमुख के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने दुष्यंत मेहता के लिए एक हाई एंड होमस्टे की व्यवस्था कर दी। उधर दूसरी ओर 1 घंटे बाद जब अर्जुन कपूर और बाकी लोग अभी भी विला में सामान व्यवस्थित कर रहे थे, तभी उसका छोटा भाई रोहन यादव आ गया। परसों रात रोहन यादव ने अपने पिता से सुना था कि बॉस शहर में आ रहा है, लेकिन क्योंकि बॉस बिजनेस डिस्कस कर रहा था इसलिए रोहन यादव ने उसे परेशान नहीं किया। कल सब कुछ तय हो जाने के बाद रोहन यादव ने अर्जुन कपूर से मिलने आने का फैसला किया और जब उसे पता चला कि वह आज भी लग्जरी रिसोर्ट जा रहा है तो वह भी वहां आ गया। वह इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानता था और उसने अर्जुन कपूर को कुछ दिलचस्प गतिविधियों की सिफारिश की। बॉस, भी ये लग्जरी रिसोर्ट का राफ्टिंग और ओपन एयर बारबेक्यू बहुत शानदार है, आपको जरूर आजमाना चाहिए, रोहन यादव ने खासतौर पर सुझाव दिया। राफ्टिंग? अर्जुन कपूर तुरंत उत्साहित हो गया। उसने अभी तक राफ्टिंग नहीं की थी। हाँ बॉस, व्यू लग्जरी रिसोर्ट की राफ्टिंग बहुत मज़ेदार है, मैं आपको वहां ले जाऊंगा, रोहन यादव ने उत्सुकता से सुझाव दिया। तभी ईशा पटेल, उनकी मां और दया पटेल अपना सामान व्यवस्थित करके कमरे से बाहर आ गए। ईशा पटेल और दया पटेल दोनों युवा थी तो उन्हें राफ्टिंग करने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ईशा पटेल की मां उम्रदराज थी, इसलिए ये कहना मुश्किल था कि वह खेल पाएंगी या नहीं। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि जब वे राफ्टिंग स्थल पर पहुंचेंगे तो वहां की स्थिति देखकर फैसला करेंगे। मुकाबला शुरू होने से पहले रोहन यादव के नेतृत्व में अर्जुन कपूर और उसके दोस्त विला से निकलकर सीधे राफ्टिंग स्थल की ओर चल दिए, लेकिन बीच रास्ते में उनका सामना यशवीर देशमुख और उसके साथियों से हो गया जो एक युवा व्यक्ति से घिरे हुए थे। ये युवा व्यक्ति दुष्यंत मेहता यानी हैदराबाद का सबसे बड़ा युवा मास्टर था। अर्जुन कपूर को देखते ही यशवीर देशमुख चौंक गया। मिस्टर दीपक, यही वह आदमी है जो आपकी इज्जत नहीं करता। ये कहने के बाद यशवीर देशमुख तुरंत अर्जुन कपूर की ओर बढ़ा। पुणे के एक युवा व्यक्ति के रूप में रोहन यादव स्वाभाविक रूप से यशवीर देशमुख को जानता था। यशवीर देशमुख की मंशा बुरी थी। ये देखते ही रोहन यादव तुरंत सामने आ गया। यशवीर देशमुख, तुम क्या करने जा रहे हो? रोहन यादव ने पूछा। मैंने अभी तक तुमसे नहीं पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, यशवीर देशमुख ने पलटकर जवाब दिया। तुम मेरे बड़े भाई की ओर इतनी आक्रामकता से आ रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ? क्या यह आदमी तुम्हारा बड़ा भाई है? यशवीर देशमुख थोड़ा हैरान था। तुमने कहा था कि तुम सिर्फ एक महान रेसिंग मास्टर को अपना बड़ा भाई बनाओगे, तो फिर तुमने इस आम आदमी को कैसे चुन लिया? रोहन यादव को यह सुनकर गुस्सा आ गया। आम आदमी? क्या तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं? मेरे बड़े भाई की ड्राइविंग स्किल कोलकाता प्रांत में अद्वितीय है और तुम कह रहे हो कि वह आम आदमी है। रुको एक मिनट। इसी समय दुष्यंत मेहता, जो अब तक कुछ नहीं बोला था, अचानक रुका। क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारा बड़ा भाई कोलकाता प्रांत का ड्राइविंग गॉड है? दुष्यंत मेहता ने जानबूझकर पूछा। हाँ, रोहन यादव ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। बहुत बढ़िया, दुष्यंत मेहता ने उत्साहपूर्वक कहा और तुरंत अर्जुन कपूर की ओर बढ़ा। मुझे सुना है कि तुम कोलकाता प्रांत के ड्राइविंग गॉड हो। संयोग से मैं हैदराबाद का ड्राइविंग गॉड हूँ। आओ देखते हैं कि कौन बेहतर है, दुष्यंत मेहता ने चुनौती दी। कोई दिलचस्पी नहीं, अर्जुन कपूर ने सीधे इनकार कर दिया। लेकिन तभी सिस्टम की आवाज आई। डिंग, मिशन जारी। दुष्यंत मेहता की चुनौती स्वीकार करो और उसे दिखाओ कि असली कार गॉड कौन है। मिशन समय 12 घंटे के भीतर। मिशन इनाम 12 पॉइंट्स की वृद्धि। इस बार सिस्टम ने सीधे 12 पॉइंट्स की वृद्धि दी थी। ठीक है, हम रेसिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। दोपहर के खाने के बाद 1 बजे हम रेसिंग करेंगे। अध्याय 195। दोनों पक्ष लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें अपनी टॉप सुपर कार पगानी हुआ ईमोला रोस्टर दूंगा, जो पूरे विश्व में केवल 10 यूनिट तक सीमित है। दीपक, मेहता ने कहा। क्या मिस्टर दीपक अपनी पिगानी हुआ ईमोला रोस्टर को दांव पर लगाने वाले हैं? एक सुपर कार जो पूरी दुनिया में केवल 10 यूनिट तक सीमित है। मेरे भगवान, क्या ये शर्त बहुत बड़ी नहीं है? पगानी हुआ ईमोला रोस्टर की कीमत 40 मिलियन से अधिक है। दीपक मेहता की बात सुनकर यशवीर देशमुख और बाकी लोग दंग रह गए। ये तो बहुत बड़ा दांव था। ये सुनकर रोहन यादव भी चौंक गया। भाई, यह आदमी बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। वह अपनी पगानी हुआ राइमोलो रोस्टर, जो दुनिया में केवल 10 यूनिट तक सीमित और 40 मिलियन से अधिक कीमत की है, उसे पुरस्कार में रख रहा है। ये तो पागलपन है। दीपक मेहता ने आत्मविश्वास से अर्जुन कपूर की ओर देखा और पूछा। अर्जुन कपूर, मेरी शर्त ठीक है, अब तुम क्या दांव पर लगाओगे? ये पगानी हुआ इमोलो रोस्टो उसकी सबसे बेहतरीन और महंगी सुपर कार थी। वह ये कार दांव पर लगाने की हिम्मत सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे अपनी ड्राइविंग स्किल्स पर पूरा भरोसा था।
इसके अलावा अगर उसने इतनी बड़ी कार दांव पर लगाई थी तो अर्जुन कपूर को भी कोई टॉप लेवल वर्ल्ड क्लास सुपर कार लगानी होगी ताकि यह मुकाबला न्यायसंगत बने। आखिरकार यह आदमी कोलकाता प्रांत का कार गॉड कहलाता है तो निश्चित रूप से इसके पास भी कोई टॉप सुपर कार होगी। अगर उसने आसानी से यह रेस जीत ली तो उसके पास 2 वर्ल्ड क्लास सुपरकस होंगी जिससे वह हैदराबाद में लंबे समय तक अपनी धाक जमा सकता है। दीपक मेहता के पुरस्कार को जानकर अर्जुन कपूर संतोषपूर्वक सिर हिलाया। वैसे भी वह घर में रखी स्पोर्ट्स कारों से उब चुका था। अब जब दीपक मेहता इतनी उत्सुकता और खुशी से अपनी पगानी हुरा इमोलो रोडस्टोर उसे देख रहा था तो वह मना क्यों करता। मैं अपनी एस्टन मार्टिन 1-77 को दांव पर लगाऊंगा, अर्जुन कपूर ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया। एस्टन मार्टिन 177 जो दुनिया में केवल 77 यूनिट्स तक सीमित है और जिसकी कीमत 47 मिलियन है। हे भगवान, मैंने नहीं सोचा था कि अर्जुन कपूर इतना प्रभावशाली होगा। उसके पास एस्टन मार्टिन 177 जैसी टॉप सुपर कार है। अब तो मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया। लोग आपस में बातें करने लगे। हालांकि अर्जुन कपूर की एस्टन मार्टिन 177 दुनिया में 77 यूनिट्स तक सीमित थी, जबकि दीपक मेहता की पगानी हुरा इमोलो रोस्टर सिर्फ 10 यूनिट तक सीमित थी। लेकिन कीमत के हिसाब से देखा जाए तो पगानी हुआ इमोला रोस्टर लगभग 40 मिलियन की थी, जबकि एस्टन मार्टिन 177 की कीमत 47 मिलियन थी। मतलब किसी का कोई नुकसान नहीं था। तुम्हारे पास एस्टन मार्टिन 177 है, ये बहुत अच्छी बात है। दीपक मेहता के चेहरे पर बड़ी मुस्कान फैल गई। बहुत जल्द ये कार मेरी होगी। तो तय रहा, दोपहर 1 बजे भी लग्जरी रिसोर्ट के सामने मिलते हैं, दीपक मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा। तय रहा। अर्जुन कपूर ने हल्के से सिर हिलाया। चलो। अर्जुन कपूर को एक गहरी नज़र डालने के बाद दीपक मेहता वहां से चला गया। राफ्टिंग स्थल पर बॉस, ये दीपक मेहता इतना आसान आदमी नहीं लग रहा। मैं पहले जाकर कुछ जानकारी निकालता हूं, रोहन यादव ने कहा और बिना अर्जुन कपूर के जवाब का इंतजार किए तुरंत वहां से निकल गया। आंटी ईशा, चलो चलते हैं, अर्जुन कपूर ने ईशा पटेल और उनके परिवार से कहा। क्या मुझे अपने संपर्कों से दीपक मेहता की जानकारी निकालनी चाहिए? ईशा पटेल ने सोचा समझा सवाल किया। कोई ज़रूरत नहीं, अर्जुन कपूर ने आश्वासन दिया। उसे इस मामले की पूरी जानकारी थी। सिस्टम द्वारा दी गई टॉप ड्राइविंग स्किल्स कोई साधारण चीज़ नहीं थी। चलो जीजू, मैं इंतजार कर रही हूं कि दुनिया में सिर्फ 10 यूनिट्स तक सीमित सुपर कार कैसी दिखती है, दया पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। राफ्टिंग शुरू। कुछ ही समय बाद वे सभी राफ्टिंग स्थल पर पहुंच गए। अर्जुन कपूर ने कर्मचारियों से जानकारी ली। डीए लग्जरी रिसोर्ट की राफ्टिंग ज़्यादा खतरनाक नहीं थी, इसलिए ईशा पटेल की मां भी इसे कर सकती थी। हालांकि कर्मचारियों ने सुझाव दिया कि एक विशेष सुरक्षा अधिकारी को उनके साथ कश्ती में बैठना चाहिए ताकि कोई अनहोनी ना हो। पहले तो ईशा पटेल की मां ने मना कर दिया, लेकिन दया पटेल के जोर देने पर वह मान गई। अर्जुन कपूर ने एक भरोसेमंद महिला सुरक्षा अधिकारी को चुना जो उनके साथ थी। यहाँ की राफ्टिंग बहुत लंबी नहीं थी, केवल कुछ मिनटों की थी। ईशा पटेल की मां और सुरक्षा अधिकारी एक ही कश्ती में थी, लेकिन अर्जुन कपूर, ईशा पटेल और दया पटेल की जोड़ी अच्छी तरह से तय नहीं हो पा रही थी। जीजू, आप और दीदी एक साथ जाओ, मैं अकेले कर लूंगी, दया पटेल ने सुझाव दिया। ठीक है, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। सभी लोग लाइफ जैकेट पहनकर पानी में उतरे। राफ्टिंग के दौरान अचानक दया पटेल ने शरारत से कहा, जीजू दीदी तुम दोनों गए काम से। इसके बाद उसने अपनी पानी की बंदूक निकाल ली और अर्जुन कपूर पर हमला कर दिया। राफ्टिंग का असली मजा पानी की लड़ाई में था, लेकिन थोड़ी देर में अर्जुन कपूर ने भी जवाब दिया। उसने 4 और पानी की बंदूकें खरीदी और अब दया पटेल पर हमला किया। जीजू, मैं हार मानती हूँ, दया पटेल ने जल्दी से आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन इस हंगामे के बीच अर्जुन कपूर को एहसास नहीं हुआ कि उसकी और ईशा पटेल की पोशाक भीग चुकी थी। जब अर्जुन कपूर ने ईशा पटेल की ओर देखा तो वह कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गया। अध्याय 196। वे दोनों इतने करीब आ चुके थे कि अब शादी ही करनी थी। अर्जुन कपूर ने कुछ सेकंड के लिए नीचे देखा और फिर जब ईशा पटेल ने उसकी नज़र महसूस की तो उसने भी नीचे देखा। उसने पाया कि उसकी भीगी हुई पोशाक के कारण उसका फिगर हल्का प्रकट हो गया था। ईशा पटेल का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने शर्म से अपने हाथों से खुद को ढंक लिया। ईशा पटेल ने हाल ही में अर्जुन कपूर के साथ अपना रिश्ता पक्का किया था और वह अभी भी बहुत शर्मिली थी। अगर वे एक पुराना जोड़ा होते तो शायद स्थिति विपरीत होती। अर्जुन कपूर ने हल्की खांसी की, फिर उसने अपनी काली जैकेट उतारी और ईशा पटेल को उड़ने के लिए दी। अर्जुन कपूर स्वभाव से कंजूस था। ऐसा नज़ारा सिर्फ उसी को देखने को मिल सकता था, किसी और को नहीं। धन्यवाद। ईशा पटेल बेहद खुश हो गई। उसने जल्दी से जैकेट ली और पहन ली। पानी की बंदूक से खेलते खेलते जब वे थक गए तो अर्जुन कपूर और उसके दोस्त चुपचाप किनारे की खूबसूरत वादियों का आनंद लेने लगे। दोपहर का भोजन राफ्टिंग खत्म होने के बाद अर्जुन कपूर और उसके दोस्त विला लौट आए और अपने कपड़े बदल लिए।
दोपहर में अर्जुन कपूर ने ईशा पटेल और अपने दोस्तों को भी लग्जरी रिसोर्ट के रेस्तरां में भोजन के लिए ले गया। रास्ते में सिस्टम की आवाज़ अचानक गूंजी। डिंग संबंध तोड़ने के 40वें दिन का इनाम। मध्यवर्ती भाग्य देवता कार्ड, इंटरमीडिएट गॉड ऑफ फॉर्चून कार्ड। मध्यवर्ती भाग्य देवता कार्ड। अर्जुन कपूर मुस्कुराया। पहले जब वह पहले स्तर के सिस्टम में था तो उसे प्राथमिक भाग्य देवता कार्ड मिला था। उस कार्ड के कारण अर्जुन कपूर की किस्मत जबरदस्त हो गई थी और एक के बाद एक अच्छी घटनाएं होती रही। लेकिन वह कार्ड केवल 3 दिनों के लिए मान्य था। 3 दिनों के बाद उसकी किस्मत सामान्य हो गई थी। आज सिस्टम ने उसे मध्यवर्ती भाग्य देवता कार्ड इनाम में दिया था। अर्जुन कपूर ने इसका विवरण देखा। इस कार्ड का प्रभाव पूरे आधे महीने तक रहेगा। ये तो बहुत अच्छा है। अब अर्जुन कपूर को आधे महीने तक जबरदस्त किस्मत मिलेगी और इसके कई तरह के लाभ भी होंगे। अर्जुन कपूर ने उत्सुकता से सिस्टम बैकपैक खोला और नया मध्यवर्ती भाग्य देवता कार्ड देखा। डिंग, क्या आप मध्यवर्ती भाग्य देवता कार्ड को सक्रिय करना चाहते हैं? हाँ, नहीं। अर्जुन कपूर ने तुरंत हाँ का चयन किया। डिंग, मध्यवर्ती भाग्य देवता का सक्रिय हो रहा है। काउंटडाउन 14 दिन 23 घंटे 59 मिनट। खुशनसीबी का असर। कुछ मिनट बाद अर्जुन कपूर और ईशा पटेल, उनकी मां और दया पटेल भी हुए लग्जरी रिसोर्ट के रेस्तरां पहुंचे। वहां आमतौर पर बहुत भीड़ होती थी और खाने के लिए लंबी लाइन लगती थी। लेकिन जैसे ही अर्जुन कपूर और उसके दोस्त पहुंचे, कई टेबल खाली हो गई क्योंकि वहां बैठे मेहमान अभी अभी खाकर गए थे। अर्जुन कपूर को अपनी बॉस वाली विशेष सुविधाओं का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसे कतार में नहीं लगना पड़ा और वह खिड़की के पास सबसे बेहतरीन जगह पर बैठ गया जहां से बाहर का खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। भाग्य देवता कार्ड वाकई काम कर रहा है। अर्जुन कपूर ने मन में सोचा, अब जब मेरी किस्मत इतनी अच्छी है और यह छोटी छोटी चीज़ों में झलक रही है तो बड़ी चीज़ों में यह और ज़्यादा काम करेगी। रेस का समय नज़दीक। दोपहर 12:30 बजे भोजन करने के बाद वे वापस विला लौट आए। थोड़ी देर आराम करने के बाद अर्जुन कपूर भी हुए लग्जरी रिसोर्ट विला के गेट पर जाने की तैयारी करने लगा ताकि दुष्यंत मेहता के साथ रेसिंग प्रतियोगिता पूरी कर सके। उसी समय ईशा पटेल की मां ने दोपहर की झपकी लेने का फैसला किया। लेकिन ईशा पटेल और दया पटेल अर्जुन कपूर के साथ जाना चाहती थी। ईशा पटेल को अर्जुन कपूर की चिंता थी। अगर वह हैदराबाद का युवा मास्टर अपनी हैसियत के बल पर कोई परेशानी खड़ी कर दे तो अगर सच में कोई खतरा हुआ तो वह तुरंत अपने पिता को फ़ोन करेगी और दया पटेल को सिर्फ मजे लेने थे और वह अपने जीजू के लिए चीयर करना चाहती थी। ठीक है, अर्जुन कपूर ने सहमति दे दी। फिर वह दोनों को लेकर विला के गेट पर पहुंचा। रेस शुरू होने से पहले इस समय दुष्यंत मेहता, यशवीर देशमुख, रोहन यादव और अन्य लोग पहले से ही बीए लग्जरी रिसोर्ट के सामने इंतजार कर रहे थे। असल में दुष्यंत मेहता और उसके दोस्त 12:30 बजे ही आ गए थे। वह इतना उत्साहित था कि उसकी पूरी बॉडी रोमांच से कांप रही थी। बहुत जल्द यह एस्टन मार्टिन 1-77 उसकी होने वाली थी। मिस्टर दीपक, क्या आप हमें अपनी एस्टन मार्टिन 177 में बैठने देंगे? हाँ मिस्टर दीपक, हमने कभी इतनी शानदार कार में सफ़र नहीं किया। हमें भी देखने दीजिए। मिस्टर दीपक, यशवीर देशमुख और बाकी लोग खुशामद करने लगे। चिंता मत करो, सब हो जाएगा, बस मुझे एस्टन मार्टिन 177 मिल जाए। रेस शुरू होने से पहले ही दुष्यंत मेहता और उसके दोस्त उसकी जीत का जश्न मनाने की योजना बना रहे थे। हद है, अभी से जश्न मना रहे हो, लेकिन जब मेरे बड़े भाई से हारोगे तो रोगे। रोहन यादव ने ताना मारा। हम हारेंगे, मजाक कर रहे हो। अब सच्चाई बताता हूँ। दुष्यंत मेहता एक पेशेवर रेसिंग ड्राइवर है। उसने कई बार राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में रनअप का खिताब जीता है। यशवीर देशमुख और उसके साथी गर्व से बोले, क्या पेशेवर रेसिंग ड्राइवर और उसने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में रनअप जीता? रोहन यादव तुरंत गंभीर हो गया। अब समझ आया कि दुष्यंत मेहता को अपनी जीत पर इतना भरोसा क्यों था। कहीं अर्जुन कपूर डरकर तो नहीं भाग गया? अगर वह डर गया और नहीं आया तो वह सच में डरपोक कहलाएगा। ... लेकिन इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी करते दूर से एक रोल रॉयस घोस्ट आती दिखी। अर्जुन कपूर आ चुका था। अध्याय 197। दोनों पक्षों को अगली बाजी का इंतजार करना पड़ा। अर्जुन कपूर के पहुंचते ही यशवीर देशमुख और उसके साथी तुरंत चुप हो गए। मुकाबले का स्थान कहाँ है? अर्जुन कपूर ने सीधे सवाल किया। क्या तुम इतनी जल्दी एस्टन मार्टिन 177 मुझे देने के लिए तैयार हो? दीपक मेहता ने गर्व से कहा, हमने पहले ही जगह तय कर ली है। भू लग्जरी रिसोर्ट से कुछ किलोमीटर दूर एक रेसिंग ट्रैक है, क्यों ना हम वहीं जाकर मुकाबला करें। ये स्थान यशवीर देशमुख और उसके साथियों ने खोजा था। वहाँ सही रहेगा, वहाँ पर शिवर रेफरी भी हैं। रोहन यादव ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है, वहीं चलते हैं। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। चलो सभी अपनी अपनी कारों में बैठे। दीपक मेहता, यशवीर देशमुख और उनके साथी सबसे आगे थे और बाकी लोग उनके पीछे चले। रेसिंग ट्रैक पर पहुंचने के बाद सभी ने तैयारियां की और एक विशेष रेफरी की नियुक्ति की गई। मैं यशवीर देशमुख की लैम्बोर्गिनी एवेंटर का उपयोग कर रहा हूं। तुम किस कार से मुकाबला करोगे? दीपक मेहता ने अर्जुन कपूर की ओर देखा। मैं तो बस अपनी रोल्स रॉयस घस्ट का उपयोग करूंगा। अर्जुन कपूर ने लापरवाही से जवाब दिया।
क्या तुम इस बिजनेस टाइप लग्जरी कार से मेरी लैम्बोर्गिनी से मुकाबला करोगे? दीपक मेहता के चेहरे पर अविश्वास झलकने लगा। क्या अर्जुन कपूर जानबूझकर हारना चाहता है और उसे एस्टन मार्टिन 177 मुझे दोस्ती के लिए देनी है? एक बिजनेस कार से सुपर कार के खिलाफ मुकाबला, ये तो सीधा हारने जैसा होगा। अर्जुन कपूर, क्या तुम सच में ठीक हो? अगर हार ही माननी है तो रेस क्यों करना? सीधे ही मिस्टर दीपक को कार दे दो, इससे तुम पर उनकी अच्छी छवि बनेगी। बिल्कुल सही, सीधे हार मान लो। यशवीर देशमुख और बाकी लोग हंसने लगे। बॉस, बेहतर होगा कि आप कोई सुपर कार लें। अगर आप नहीं चाहते तो मेरी फरारी ले लीजिए। रोहन यादव जल्दी से अर्जुन कपूर के पास आया और धीरे से कहा, दीपक मेहता एक पेशेवर रेसिंग ड्राइवर है और उसने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते हैं। उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोई बात नहीं, अर्जुन कपूर ने हाथ हिलाया। ठीक है, अगर तुम जिद कर रहे हो तो मैं मजबूरी में मान लेता हूँ। दीपक मेहता लगभग हंसते हुए बोला, रेस शुरू होती है। दोनों पक्ष अपनी अपनी कारों में बैठे और स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए। 3-2-1 स्टॉर रेफरी ने रेस शुरू करने की घोषणा की। 0-0 अर्जुन कपूर और दीपक मेहता की कारें बिजली की तेजी से आगे बढ़ी। शुरुआती 10-20 सेकंड में क्योंकि दीपक मेहता की सुपर कार की परफॉर्मेंस ज़्यादा थी, वह अर्जुन कपूर से आगे निकल गया। मास्टर दीपक शानदार हैं, वाह। मास्टर दीपक ने शुरुआत से ही अर्जुन कपूर को पछाड़ दिया। मास्टर दीपक उसे पूरी तरह से कुचल देंगे। यशवीर देशमुख और बाकी लोग खुशी से उछलने लगे। बॉस, आगे बढ़ो, जीजू तुम्हें जीतना ही होगा। रोहन यादव और दया पटेल अचानक नर्वस हो गए और अर्जुन कपूर के लिए चीयर करने लगे। ईशा पटेल चुपचाप देख रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि अर्जुन कपूर ही जीतेगा। स्थिति बदलती है। कुछ ही सेकंड में अर्जुन कपूर की कार दीपक मेहता के बराबर आ गई। अब दीपक मेहता के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने फिर से गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 10 सेकंड बाद वे एक तेज मोड़ पर पहुंचे। दीपक मेहता ने स्वाभाविक रूप से स्पीड धीमी कर दी, लेकिन अर्जुन कपूर ने उसी गति से आगे बढ़ना जारी रखा। वह इतनी तेज रफ्तार में मोड़ से जा रहा है, क्या यह आदमी पागल है? दीपक मेहता हक्का बक्का रह गया। अगर वह इतनी तेज रफ्तार में मोड़ से गुजरेगा तो या तो वह गंभीर रूप से घायल होगा या सीधे दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। लेकिन अर्जुन कपूर ने अपनी गति बनाए रखी और एक परफेक्ट ड्रिफ्ट के साथ दीपक मेहता को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। ये तो पाठ्य पुस्तक जैसा ड्राइविंग कौशल है। अब दीपक मेहता पूरी तरह से चौंक चुका था। अंतिम नतीजा, जब दीपक मेहता ने मोड़ पार किया तब तक अर्जुन कपूर उससे कई मीटर आगे निकल चुका था। अगले मोड़ तक आते आते अर्जुन कपूर ने 100 मीटर से अधिक की बढ़त बना ली। रेस खत्म हो गई। अर्जुन कपूर ने 100 मीटर से अधिक की बढ़त के साथ शानदार जीत दर्ज की। डिंग मिशन पूरा। दुष्यंत मेहता के साथ रेसिंग प्रतियोगिता जीतना। इनाम 12 पॉइंट्स की वृद्धि, 145 अनुभव अंक। मिशन पूरा। 12 पॉइंट्स की वृद्धि और 145 अनुभव अंक सफलतापूर्वक प्राप्त हुए। दुष्यंत मेहता की हार स्वीकार। अर्जुन कपूर संतुष्टि से कार से बाहर निकला। यहाँ तक कि रेफरी, जिसने कई बड़ी प्रतियोगिताएं देखी थी, वह भी हैरान था। जीजू, आप जबरदस्त हो। बॉस बहुत शक्तिशाली है। दया पटेल, रोहन यादव और बाकी लोग दौड़कर अर्जुन कपूर को बधाई देने आए। दुष्यंत मेहता अभी भी हैरानी और सदमे में था। मिस्टर दीपक, यशवीर देशमुख ने कार की खिड़की खटखटाई, जिससे दुष्यंत मेहता वास्तविकता में लौट आया। वह कार से बाहर निकला और गहरी भावनाओं से भरा हुआ अर्जुन कपूर के सामने आया। मैं हार मानता हूँ। आज मैंने सीखा कि हमेशा कोई और भी बड़ा होता है। मैं पगानी हायरा रोड स्टोर को जल्द से जल्द मुंबई भिजवा दूंगा। नहीं, इसे मुंबई नहीं, दिल्ली भेजो। अर्जुन कपूर ने सुधार किया। ठीक है, दुष्यंत मेहता ने सिर हिलाया। फिर थोड़ी देर की चुप्पी के बाद दुष्यंत मेहता ने अर्जुन कपूर से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा। अध्याय 198। वे दोनों बहुत उत्साहित थे। माफ़ कीजिए, लेकिन मास्टर अर्जुन, आपने रेसिंग सीखना कब शुरू किया? इस समय दुष्यंत मेहता ने अपना लहजा बदल दिया और अर्जुन कपूर को सम्मानपूर्वक मास्टर अर्जुन कहकर संबोधित किया। हालांकि वह 18 साल की उम्र से पहले ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले सकता था, लेकिन हैदराबाद का युवा मास्टर होने के कारण दुष्यंत मेहता 14-15 साल की उम्र में ही गाड़ी चलाने लगा था और उसने निजी ट्रैक पर रेसिंग करना शुरू कर दिया था। ये पूछने के बाद दुष्यंत मेहता ने अर्जुन कपूर की ओर देखा। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि अर्जुन कपूर उन पेशेवर रेसर्स में से है जो बचपन से ड्राइविंग सीखते हैं या फिर उसने हाल ही में इसे अपनाया है। अगर अर्जुन कपूर को बचपन से पेशेवर रूप से प्रशिक्षित किया गया था तो दुष्यंत मेहता के लिए हारना समझ में आता था। तुमने ड्राइविंग सीखना कब शुरू किया? पिछले साल, अर्जुन कपूर ने लापरवाही से जवाब दिया। क्या तुमने सिर्फ पिछले साल ड्राइविंग सीखनी शुरू की थी? दुष्यंत मेहता पूरी तरह चकित रह गया। सिर्फ 1 साल में और मास्टर अर्जुन की ड्राइविंग स्किल्स इतनी अद्भुत स्तर तक पहुंच गई। यह क्या प्रतिभा है! ये तो एक अजूबा है। दुष्यंत मेहता पूरी तरह प्रभावित हो गया। यशवीर देशमुख और बाकी लोग भी हैरान और डरे हुए थे। शानदार प्रदर्शन की सराहना। बॉस, आप लाजवाब हैं। जीजू, आप सबसे बेस्ट हो। रोहन यादव और दया पटेल गर्व से चिल्लाए।
ईशा पटेल कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने एक रुमाल निकाला और धीरे से अर्जुन कपूर के माथे से पसीना पहुंचा। मिस्टर अर्जुन, क्या हम एक दूसरे के संपर्क नंबर जोड़ सकते हैं? जब पगानी हुआरा इमोलो रोडस्ट मुंबई पहुंचेगी तो मैं आपसे संपर्क कर सकूं? दुष्यंत मेहता ने आग्रहपूर्वक पूछा। बिल्कुल, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। संख्या जोड़ने के बाद अर्जुन कपूर, ईशा पटेल और दिया पटेल को लेकर वहां से चला गया। नई मुलाकात। दोपहर में अर्जुन कपूर ने ईशा पटेल और उनकी मां और बहन के साथ भी हुए लग्जरी रिसोर्ट में घूमने का आनंद लिया। शाम को दिन के बाद जब वे विला लौटे तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दया पटेल दरवाजा खोलने गई और उसने देखा कि 3 लोग विला के बाहर खड़े थे। ये तीनों लोग लखनऊ चौधरी परिवार से थे। सुप्रिया चौधरी, किशोर चौधरी, सुप्रिया चौधरी के चाचा यशवर्धन चौधरी, लखनऊ चौधरी परिवार की वर्तमान मुख्य शाखा के पहले व्यक्ति और भविष्य में परिवार का मुखिया बनने के दावेदार। अगर एक दिन लखनऊ चौधरी परिवार की मुख्य शाखा फिर से परिवार का नियंत्रण हासिल कर लेती है तो परिवार का अगला मुखिया यशवर्धन चौधरी होगा। सुप्रिया चौधरी अपने चाचा किशोर चौधरी से मिलने के लिए जा रही थी और 2 दिन पहले वे मुंबई जाने की योजना बना रहे थे। लेकिन यशवर्धन चौधरी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि वह भी साथ जाएंगे। इसलिए जब यशवर्धन चौधरी अपने काम खत्म कर चुके तो वे तीनों एक साथ यहां आ गए। व्यापार वार्ता। सुबह सुप्रिया चौधरी ने अर्जुन कपूर को एक संदेश भेजा था कि वह मुलाकात के लिए आ रही हैं। अर्जुन कपूर ने बताया कि वह मुंबई में नहीं बल्कि विवे लग्जरी रिसोर्ट में था। तो वे सभी यहां पहुंच गए। मैडम, हम लखनऊ चौधरी परिवार से हैं। हम मिस्टर अर्जुन से व्यापार के मामलों पर चर्चा करना चाहते हैं। क्या वह यहाँ हैं? सुप्रिया चौधरी ने विनम्रता से पूछा। ओह, तुम मिस्टर अर्जुन की बात कर रही हो? तुम मेरे जीजू की बात कर रही हो? वह यही है, अंदर आइए। दया पटेल ने उन्हें अंदर बुलाया। परिवार की शक्ति का संकेत। सुप्रिया चौधरी और किशोर चौधरी वहीं रुककर इंतजार करने लगे क्योंकि वे यशवर्धन चौधरी से पहले अंदर नहीं जा सकते थे। ये दर्शाता है कि यशवर्धन चौधरी की परिवार में कितनी ऊंची स्थिति थी। तीनों ने अर्जुन कपूर से मुलाकात की और औपचारिक रूप से एक दूसरे को जाना। ईशा, दिया, हमने अभी अभी डिनर किया है, क्यों ना हम बाहर टहलने चलें? ईशा पटेल की मां ने सुझाव दिया। वह समझ गई थी कि अर्जुन कपूर को व्यापार वार्ता करनी थी, इसलिए वह अपनी दोनों बेटियों को लेकर बाहर टहलने चली गई। अब विला में केवल अर्जुन कपूर और लखनऊ चौधरी परिवार के लोग ही बचे थे। महत्वपूर्ण सौदा। मिस्टर अर्जुन, मैंने सुप्रिया से सुना कि आप हमारी मुख्य शाखा को परिवार का नियंत्रण वापस दिलाने में मदद करना चाहते हैं। आप बदले में क्या चाहते हैं? यशवर्धन चौधरी ने सीधे मुद्दे पर बात की। मुझे क्या चाहिए, इसके अलावा कि मैं तुम्हारी पारिवारिक शाखा को नष्ट करूं? मुझे 10 अरब कैश में चाहिए। अर्जुन कपूर ने स्पष्ट रूप से कहा। लखनऊ चौधरी परिवार की साइड ब्रांच ने कपूर परिवार की मदद करने की गुस्ताखी की थी, लेकिन बिजनेस डील में कोई भी सीधे अपनी न्यूनतम मांग नहीं बताता। इसलिए अर्जुन कपूर ने जानबूझकर 10 अरब मांगे। 10 अरब बहुत ज़्यादा है, हम 5 अरब दे सकते हैं। यशवर्धन चौधरी ने कहा। 5 अरब बहुत कम है। 7 अरब। अर्जुन कपूर ने कहा। ठीक है, हम 6 अरब कैश देंगे। यशवर्धन चौधरी ने दृढ़ता से कहा। ठीक है। अर्जुन कपूर ने शर्माते हुए सहमति जताई, लेकिन अंदर से वह बहुत खुश था। अचानक बाहर हंगामा। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। मिस्टर अर्जुन बाहर आइए, मिस्टर अर्जुन बाहर आइए। अर्जुन कपूर और बाकी लोग हैरान रह गए। क्या हो रहा था? अर्जुन कपूर ने दरवाजा खोला और जो नज़ारा देखा उसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। अध्याय 199। युवा मास्टर दुष्यंत मेहता बिना शर्ट के अर्जुन कपूर के विला के सामने घुटनों के बल बैठा था। उसकी पीठ पर कई मोटी टहनियां बंधी हुई थी और वह आधा झुका हुआ अर्जुन कपूर के विला के बाहर खड़ा था। उसके बगल में यशवीर देशमुख और उसके साथी घबराए हुए खड़े थे। न केवल अर्जुन कपूर बल्कि यशवर्धन चौधरी और सुप्रिया चौधरी जो उसके पीछे थे, वे भी दुष्यंत मेहता के इस अजीब प्रदर्शन को देखकर स्तब्ध रह गए। मिस्टर अर्जुन, मैं आज की घटनाओं के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं कुएं का मेढक था जो आपसे रेसिंग में मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था। मुझे सच में यह नहीं पता था कि आसमान कितना ऊंचा है और धरती कितनी गहरी। दुष्यंत मेहता ने अर्जुन कपूर की ओर जोर से कहा। आधुनिक तरीके से माफ़ी मांगना, ये क्या है? दुष्यंत मेहता की बातें और उसके अजीब प्रदर्शन को देखकर अर्जुन कपूर तुरंत समझ गया कि यह आदमी कांटों की शाखा लेकर माफ़ी मांगने का आधुनिक संस्करण कर रहा था। ये तो हद से ज़्यादा अजीब है। इंटरनेट पर दिखाए गए ऐसे मजाक और नकली तस्वीरों को वह सिर्फ मजाक समझता था, लेकिन उसे क्या पता था कि हकीकत में भी ऐसे लोग होते हैं। यशवर्धन चौधरी, सुप्रिया चौधरी और किशोर चौधरी भी धीरे धीरे दुष्यंत मेहता की मंशा समझ गए। आजकल के युवा सच में हद से बाहर हो गए हैं। यशवर्धन चौधरी ने नापसंद के साथ बुदबुदाया। मिस्टर अर्जुन, हमारे बॉस जो कि हैदराबाद के सबसे बड़े युवा मास्टर हैं, उन्होंने खुद झुककर माफ़ी मांगी है। हाँ, कृपया हमारे बॉस को माफ़ कर दें। मिस्टर अर्जुन, यशवीर देशमुख और बाकी लोग भी दुष्यंत मेहता के लिए माफ़ी मांगने लगे।
हैदराबाद का सबसे बड़ा युवा मास्टर। क्या यह आदमी जो घुटनों के बल बैठा है, ये हैदराबाद का सबसे बड़ा युवा मास्टर है? यशवर्धन चौधरी की आंखें फटी की फटी रह गई। ये पहचान इतनी बड़ी थी कि वह खुद भी इसे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। उनका चौधरी परिवार हैदराबाद के सबसे बड़े और अमीर परिवारों के सामने कुछ भी नहीं था। ये सच में वही युवा मास्टर है जो हैदराबाद में सबसे ताकतवर परिवार से आता है। अब की बार यशवर्धन चौधरी की आश्चर्य की भावना पूरी तरह अलग थी। हैदराबाद का सबसे बड़ा युवा मास्टर, जिसकी प्रतिष्ठा इतनी ऊंची थी कि उसका खुद उनके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगना। ओ भगवान, अर्जुन कपूर कितने बड़े आदमी हैं। अब यशवर्धन चौधरी को अर्जुन कपूर को हल्के में लेने की गलती का एहसास हो चुका था। असली मकसद, मिस्टर अर्जुन कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। आज से मैं पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित रहूंगा। दुष्यंत मेहता ने आखिरकार अपनी असली मंशा बता दी। वह अर्जुन कपूर का शिष्य बनना चाहता था और उनसे ड्राइविंग स्किल्स सीखना चाहता था। सच्चाई का खुलासा। हालांकि पहले वह खुद को हैदराबाद का ड्राइविंग गॉड कहता था, लेकिन असलियत में वह हैदराबाद के सभी युवास्टर्स में टॉप 20 में भी नहीं था। जब वह लखनऊ आया तो उसने झूठी पढ़ाई कर दी और खुद को हैदराबाद का ड्राइविंग गॉड घोषित कर दिया। लेकिन जब उसने अर्जुन कपूर की असली ड्राइविंग स्किल्स देखी तो वह पूरी तरह से चौंक गया। अगर अर्जुन कपूर हैदराबाद में होते तो वह न केवल टॉप 3 में आते बल्कि शायद सबसे ऊपर होते। अर्जुन कपूर का जवाब, मुझे पता है कि तुम माफ़ी मांग रहे हो, लेकिन शिष्य बनने वाली बात भूल जाओ। अर्जुन कपूर ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। उसके पास नए शिष्य को सिखाने का कोई समय नहीं था। दुष्यंत मेहता को गहरी निराशा हुई, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चला और उसने एक नया विचार सोचा। अगर आप मुझे शिष्य नहीं बनाएंगे तो क्या आप मुझे अपना छोटा भाई बना सकते हैं? मैं चाहता हूं कि मास्टर अर्जुन मेरे बॉस बने और मैं आपको हैदराबाद के फू सुपर कार एसोसिएशन का उपाध्यक्ष बनने का सम्मान देता हूं। फू सुपर कार एसोसिएशन? फू सुपर कार एसोसिएशन ये क्या है? अर्जुन कपूर ने उत्सुकता से पूछा। मास्टर अर्जुन, यह एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें लगभग 100 सुपर कार प्रेमी शामिल हैं और यह हैदराबाद की शीर्ष 6 सुपर कार एसोसिएशनों में से एक है। दुष्यंत मेहता ने जल्दी से समझाया। अर्जुन कपूर सोच में पड़ गया। सिस्टम का नया मिशन, डिंग अस्थायी मिशन जारी। दुष्यंत मेहता को छोटा भाई बनाओ, फेव सुपर कार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बनो और हैदराबाद में अपनी नेटवर्किंग बढ़ाओ और वहां के सबसे बड़े रेड्डी परिवार के खिलाफ योजना बनाओ। इनाम टॉप लेवल बॉल स्किल्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल और बैडमिंटन। इनाम 142 अनुभव अंक। अर्जुन कपूर का निर्णय। इस बार सिस्टम का इनाम अच्छा था, लेकिन अर्जुन कपूर ने खुद मिशन के महत्व को प्राथमिकता दी। अब तक कपूर परिवार की स्थिति स्थिर हो गई थी और अर्जुन कपूर के पास पर्याप्त पूंजी थी। अब वह हैदराबाद के सबसे बड़े रेड्डी परिवार के खिलाफ कदम उठा सकता था। अगर वह फ्यू सुपर कार एसोसिएशन का उपाध्यक्ष बनता है तो वह हैदराबाद में अपनी नेटवर्किंग तेजी से बढ़ा सकता है। अर्जुन कपूर की स्वीकृति। ठीक है, मैं सहमत हूं। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। धन्यवाद मिस्टर अर्जुन। नहीं, धन्यवाद बॉस। दुष्यंत मेहता तुरंत बॉस कहने लगा। डिंग मिशन पूरा इनाम, टॉप बॉल स्किल्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन। 142 अनुभव अंक प्राप्त हुए। यशवर्धन चौधरी का व्यवहार बदलता है। अर्जुन कपूर वापस विला आया, लेकिन जैसे ही वह अंदर आया, यशवर्धन चौधरी जो पहले थोड़ा अहंकारी था अब पूरी तरह बदल गया। अब वह अर्जुन कपूर से पूरी तरह सम्मानपूर्ण व्यवहार करने लगा। अध्याय 200। दोनों पक्षों ने सहयोग करने पर सहमति जताई और दोनों पक्षों ने सहयोग करने पर सहमति जताई। मिस्टर अर्जुन, मुझे आपकी क्षमता पर विश्वास है। कृपया हमारी मदद करें। यशवर्धन चौधरी ने अर्जुन कपूर का हाथ पकड़ लिया। अभी अभी यशवर्धन चौधरी को यह देखकर गहरा झटका लगा था कि हैदराबाद के सबसे बड़े युवा मास्टर ने अर्जुन कपूर को बॉस के रूप में स्वीकार किया था। अगर हैदराबाद का सबसे प्रतिष्ठित युवा मास्टर खुद को अर्जुन कपूर के सामने झुका सकता है तो इसका मतलब था कि अर्जुन कपूर की ताकत अकल्पनीय थी। आधिकारिक समझौता। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक आधिकारिक समझौता तैयार किया। अर्जुन कपूर और यशवर्धन चौधरी ने अलग अलग हस्ताक्षर किए ताकि पहले से तय किए गए शर्तों को लिखित रूप में सुरक्षित किया जा सके और भविष्य में किसी भी धोखाधड़ी या समझौते से मुकरने की चिंता ना हो। अब लखनऊ चौधरी परिवार की साइड ब्रांच की स्थिति के बारे में बताओ। अर्जुन कपूर ने कहा। अगर वह लखनऊ चौधरी परिवार की साइड ब्रांच को हराना चाहता था तो पहले उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक था। यशवर्धन चौधरी का परिवार अंदरूनी जानकारी बेहतर जानता था, इसलिए उनकी मदद आवश्यक थी। लखनऊ चौधरी परिवार की प्रमुख संपत्तियां। ठीक है। यशवर्धन चौधरी ने सिर हिलाया और अर्जुन कपूर को जानकारी देना शुरू किया। लखनऊ चौधरी परिवार की 3 प्रमुख कंपनियां थीं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक पर मुख्य शाखा का नियंत्रण था। सबसे महत्वपूर्ण उद्योग जिसे साइड ब्रांच नियंत्रित करती थी वह थी चौधरी कंस्ट्रक्शन ग्रुप, जो मुख्य रूप से रियल एस्टेट निर्माण में कार्यरत था। मुख्य रणनीति। अगर चौधरी कंस्ट्रक्शन ग्रुप का नियंत्रण मुख्य शाखा द्वारा वापस ले लिया जाता है तो साइड ब्रांच पूरी तरह से कमजोर हो जाएगी। इसके बाद चौधरी परिवार और कपूर परिवार के बीच का गठबंधन टूट जाएगा और वह दिन आएगा जब कपूर परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा।
तो लखनऊ चौधरी परिवार की साइड ब्रांच का सबसे बड़ा उद्योग कंस्ट्रक्शन है। अर्जुन कपूर ने धीरे से बुदबुदाया। अब उसे यह समझ में आ गया कि साइड ब्रांच किस प्रकार कपूर परिवार की मदद करने वाली थी। अगर चौधरी कंस्ट्रक्शन ग्रुप उनके नियंत्रण में था तो वे निश्चित रूप से रियल एस्टेट उद्योग से हमला करेंगे। यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप निश्चित रूप से उनका पहला निशाना बनेगा। चालाकी भरी योजना अर्जुन कपूर के दिमाग में तुरंत एक योजना बन गई। यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप को एक चारा की तरह इस्तेमाल किया जाएगा ताकि लखनऊ चौधरी परिवार की साइड ब्रांच का ध्यान आकर्षित किया जा सके। जब साइड ब्रांच पूरी तरह से यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप पर केंद्रित हो जाएगी तब मुख्य शाखा और अर्जुन कपूर चुपचाप उनके सबसे महत्वपूर्ण संसाधन चौधरी कंस्ट्रक्शन ग्रुप को हथिया लेंगे। अगर साइड ब्रांच चौधरी कंस्ट्रक्शन ग्रुप का नियंत्रण खो देती है तो वे पूरी तरह कमजोर हो जाएंगे और कपूर परिवार की मदद नहीं कर पाएंगे। लाभहानि का विश्लेषण इस प्रक्रिया में यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप को कुछ नुकसान होगा, लेकिन ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। यशवर्धन चौधरी ने वादा किया था कि अगर योजना सफल रही तो वे अर्जुन कपूर को 7 अरब की धनराशि देंगे। 7 अरब सीधे अर्जुन कपूर के खाते में जाएंगे, जबकि यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप का नुकसान सभी शेयर धारकों द्वारा साझा किया जाएगा। इसलिए यह एक स्मार्ट सौदा था। योजना को अंतिम रूप देना। अर्जुन कपूर और यशवर्धन चौधरी ने लगभग आधे घंटे तक चर्चा की। इसके बाद यशवर्धन चौधरी, सुप्रिया चौधरी और किशोर चौधरी लखनऊ लौट गए ताकि योजना को अमल में लाने की तैयारी कर सकें। हालांकि अर्जुन कपूर ने अभी तक यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क नहीं किया। अगर यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप को उपचारा की तरह इस्तेमाल करना था तो उन्हें अप्राकृतिक तरीके से तैयार नहीं किया जाना चाहिए। दुष्यंत मेहता से मुलाकात। इसके बाद अर्जुन कपूर दुष्यंत मेहता के हाई एंड होमस्टे पर पहुंचा। दुष्यंत मेहता और उसके साथी झट से खड़े हो गए और अर्जुन कपूर का स्वागत किया। बॉस, मैं जल्द से जल्द हैदराबाद वापस लौटूंगा और आपके फ्यू सुपर कार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बनने की प्रक्रिया को पूरा करूंगा। दुष्यंत मेहता ने वादा किया, उपाध्यक्ष बनने से कोई फायदा नहीं है। अगर मैं तुम्हारी एसोसिएशन का अध्यक्ष बनना चाहूं तो क्या शर्तें होंगी? अर्जुन कपूर ने पूछा। अध्यक्ष बनने की शर्तें? ये कहना मुश्किल है कि यह कठिन है या आसान। दुष्यंत मेहता ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, अगर आपको अध्यक्ष बनना है तो सबसे पहले आपको वर्तमान अध्यक्ष को हराना होगा। हालांकि वर्तमान अध्यक्ष की ड्राइविंग स्किल्स हमारे हैदराबाद में टॉप 10 में है, लेकिन वह आपके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए ये शर्त आपके लिए बहुत आसान है। सबसे कठिन शर्त, लेकिन अगर आपको अध्यक्ष बनना है तो आपके पास हैदराबाद में एक शक्तिशाली पहचान या उद्योग होना चाहिए। दुष्यंत मेहता ने एक और शर्त जोड़ते हुए कहा, हमारे एसोसिएशन में कई सदस्य हैं जिनके पास राजनीतिक और व्यावसायिक संबंध हैं। अगर अध्यक्ष बनना है तो आपको यहाँ एक मजबूत स्थिति बनानी होगी। अर्जुन कपूर का जवाब ये भी आसान है। अर्जुन कपूर ने शांति से जवाब दिया। क्या? दुष्यंत मेहता पूरी तरह हैरान रह गया। बॉस, हैदराबाद में एक मजबूत पहचान बनाना आसान नहीं है। कोई बात नहीं, बस थोड़ा समय दो, मैं कर लूँगा। अर्जुन कपूर ने हल्के से कहा। गुल्प गुल्प दुष्यंत मेहता और उसके साथी स्तब्ध रह गए। बॉस महान है। अब दुष्यंत मेहता सिर्फ अर्जुन कपूर की ड्राइविंग स्किल्स का सम्मान नहीं करता था बल्कि उनकी ताकत और वित्तीय शक्ति का भी प्रशंसक बन चुका था। इसके बाद अर्जुन कपूर और दुष्यंत मेहता ने हैदराबाद के अन्य विषयों पर चर्चा की। इस बीच दुष्यंत मेहता ने गलती से एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा कर दिया। तो दोस्तों, अगर यह स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और हाइप देना मत भूलना। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।